ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थैंक यू एवरीवन। अंकित सर, आप अपना उद्बोधन करें। धन्यवाद सर। मैं आपको हैंड ओवर कर दे रहा हूँ, आप प्लीज हाँ संभालें। जी, आप बोल गया वॉल्यूम को अलग है। रुको एक बार देखता हूँ। Represent your mission online with बहन चला था वहाँ सौरभ। आज की वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। किसी की कोई क्वेरीज हो तो पहले क्वेरीज ले लेते हैं, उसके बाद फिर। अजय सर नमस्कार। जी नमस्ते, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। अजय सर, मेरे पास एक इनकम टैक्स की क्वेरी आई हुई है। जी सर। एक सज्जन ने इनकम टैक्स की अपील फाइल की है। अपील फाइल करने के बाद में वो कह रहे हैं कि क्या इनके डॉक्यूमेंट हमें वहाँ पे सेंड करने होते हैं डिपार्टमेंट में, नहीं या जी कुछ नहीं। और? तो देखिए, दो अलग अलग तरीके के। अगर हमारा फेसलेस में हमने अपील मूव करी है तो हमें कोई जी भी पेपर फिजिकल फॉर्म में देना नहीं पड़ता है। दो जी जुडिक्शन ऐसे हैं जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का और सेंट्रल सर्किल का, अगर किसी से मीनिंग देयर सर्च से रिलेटेड कोई केस है तो वहां पर वो फिजिकल हियरिंग परमिटेड होती है, फिजिकल हियरिंग होती है। बट अगर एक बार आपने ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं तो जी फिजिकली देने की है नहीं। तो मुझे लगता है जो अपील इन्होंने जिन्होंने भी फाइल की है, जिसमें मेरे प्रोफेशनल ब्रदर ने फाइल की है, वो प्रॉब्ली अगर फेसलेस रिजीम में फाइल की है तो उनको शायद जी आइडिया भी नहीं होगा कहाँ पर इसको फिजिकल कॉपी जमा करानी है। इवन दैट अगर शायद उनका ये क्वेश्चन हो सकता है कि उन्होंने शायद 46 से की एप्लीकेशन अगर मूव की है, कोई एडिशनल एविडेंसेस मूव करी है, तो उसमें पहले नॉर्मली क्या होता जी, उन्होंने तो नॉर्मल अपील फाइल किया है अपील 35 में कोई में। एडिशनल एविडेंस, मतलब नॉर्मल अपील अगर अगर कोई भी उन्होंने एडिशनल एविडेंस मीनिंग देयर वाइज जो पेपर असेसिंग ऑफिसर के असेसमेंट के टाइम सबमिट करते हैं, उसके अलावा कोई जी एक्स्ट्रा जी पेपर नहीं दिया है जी तो जी उनको जी कोई एडिशनल 46 ए की एप्लीकेशन मूव करने की भी जरूरत नहीं। अगर 46 ए की भी इवन दैट एप्लीकेशन मूव करी है तो अभी जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर को देने की उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सीआईटी अपील खुद उसको अपने प्रोसेस के थ्रू सेंड करते हैं। तो सर इसमें स्टे का क्या प्रोसीजर रहता है सर? स्टे मेरा जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर रहेगा, वो मेरी अपील से लिंक नहीं। जो अगर आप मेरे से अगर आपको लग रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन 2016 का 15% आया था 2017 में, उसको रिवाइज करके 20% गए थे, वो इंडिपेंडेंट है। उसको मेरा पहले जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर डील करेगा। जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर के बाद अगर नहीं होता तो मैं एडिशनल कमिश्नर को मूव कर सकता हूँ, प्रिंसिपल सीआईटी को मूव कर सकता हूँ। पैरेलल में सीआईटी अपील को मूव कर सकता हूँ। सीआईटी अपील के पास पावर होती है, बट नॉर्मली सीआईटी अपील इसको एड्रेस नहीं करते हैं, तो वो एओ के थ्रू ही मूव करना पड़ेगा। अगर वो 20% उन्होंने जमा करा दिया तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू बड़े इजीली मिल जाता है। अगर वो नहीं कराते हो, जीन हार्डनेस है, कोई ऑब्वियस चीजें हैं, तो उसमें कंसीडर किया जा सकता है। नॉर्मली करते नहीं है, डिस्पोजल नहीं करते, उसको पेंडिंग कर देते हैं। तो सर रिकवरी प्रोसीडिंग कितने दिन बाद स्टार्ट होती है? देखिए 30 दिन बाद मेरा टाइम मिलता है मुझे। 30 दिन के बाद अगर मेरा डिफॉल्ट, अगर मुझे एप्लीकेशन में स्टे मूव नहीं करी तो मेरी उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे 220 में मैं जाए, 226 में जाके जो भी प्रोसीजर को फॉलो करना कर सकते हैं, बट मेरे को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द डिमांड मेरे को जी इमीडिएटली मूव कर देनी चाहिए। जैसे मोमेंट पे मैं अपील फाइल करता हूँ, मेरे को एक स्टे एप्लीकेशन मूव कर देनी चाहिए। तो मेरे को सबसे पहले जुडिशियल असेसिंग ऑफिसर को मूव करनी चाहिए। उसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए मैंने एक अपील फाइल कर दी गई थी। दूसरा ये देखना है
बिकॉज वो जो इंस्ट्रक्शन का 2017 वाला जो इंस्ट्रक्शन है 20% का जमा कराने, क्या मैं उसको जमा करा रहा हूँ या नहीं करा रहा हूँ। अगर कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हार्डशिप है और लगता है कि मैं कोई इंस्टॉलमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तो इंस्टॉलमेंट की रिक्वेस्ट में रहे। हाँ, 0% के साथ बिना कराए बहुत मुश्किल रहता है, बहुत मुश्किल होता है। तो उसमें तो केस सर टू केस देखना पड़ेगा कि हाई पिच असेसमेंट तो नहीं है, क्या रीजन है, थोड़ा सा फैक्ट के ऊपर भी रहे तो उसके बाद वो कंसीडर होता है। अपील की कोई ऑर्डर करने की टाइम बाउंडेशन है डिपार्टमेंट के पास? कोई भी सीआईटी नहीं अपील में सर। मान लो कोई सी अपील डाल। सर नहीं सर, और आजकल तो फेसलेस में 4-4-5 साल भी हो गए, बट मुझे देखता है पिछले 3-4 महीनों में काफी स्पीड अप से डिस्पोजल हो रहा है, लेकिन 4-4-5-7 साल पे भी बहुत सारे ऑर्डर्स अभी तक डिस्पोज नहीं हुए हैं। जो जॉइंट कमिश्नर के 50 लाख से नीचे वाले हैं, जो जॉइंट हाँ जी कमिश्नर के पास हैं या जी। वो टीडीएस से रिलेटेड हैं, जो वाले वो इश्यू मेरे को लगता है बहुत स्पीडली हो रहे हैं। इवन दैट मैं आपका 1-2 एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक 26 जनवरी को अपील फाइल करी थी अगेंस्ट, जो 2 जनवरी को मेरे को ऑर्डर मिला था इसी 2026 में ही, और 5 फरवरी को इनेबल भी हो गई और 7 फरवरी को मेरे पास उसका हियरिंग नोटिस भी आ गया है। एक एडवोकेट ही हैं, उन्होंने फाइल की हुई है इनकम टैक्स की अपील। तो जी। वो क्या हुआ, उन्होंने फाइल की है जुलाई में, लेकिन अभी तक उसका कोई ऑर्डर नहीं है। अब तो वो इनेबल हो गई, इनेबल तो हो गई होगी मेरे हिसाब से। अभी कोई इनेबल तो हो गई हियरिंग होगी। नोटिस या कुछ इस तरह का कोई उसमें नोटिस किसी तरह का नहीं है। हाँ। मैंने कल लॉगिन करके देखा था तो उसमें अभी तक वही आ रहा है कि अपील सबमिटेड, और उसके आगे कोई स्टेटस नहीं आ रहा उसमें। हाँ तो रह सकता है, अगर बहुत ज्यादा के हैं तो वहां पर एक ईमेल होती है, वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट एक्चुअली उनसे कुछ होता नहीं है। तो जुलाई की बात है, अभी तो बहुत ज्यादा पेंडेंसी पड़ी हुई है, करीबन 6 लाख की पेंडेंसी थी, तो अभी तो टाइम लग सकता है। उसमें क्वांटम कितना वो भी देखना पड़ेगा, क्वांटम कितना involved है। हमारे किसी भी सदस्य की अगर क्वेरी हो तो प्लीज इनकम टैक्स या जीएसटी से रिलेटेड। अजय सर, हमने अपील फाइल की, उसमें लिमिटेशन भी लिखी हुई है। दोबारा बताइए सर। तो लिमिटेशन, अपील फाइल की लेकिन उसमें लिमिटेशन के साथ फाइल की, सेक्शन ठीक 5 है। लिमिटेशन एक्ट। कंडोनेशन एप्लीकेशन फाइल किया है हमने। जी, लेकिन कंडो लेकिन जो 20% हमारी स्टे एप्लीकेशन है, ये उसके साथ मूव होगी या लिमिटेशन सर एक्ट देखिए, हमारी मैं अलग हो जाने ये के बाद मूव? प्रॉब्ली ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अभी मेरे को लगता है अंकित सर भी यही बात कर रहे थे। दो अलग अलग चीजें होती है। जो मेरी अपील फाइलिंग अभी प्रेजेंट इनकम टैक्स में है, उसमें मेरा स्टे मिले ना मिले, मैंने कोई भी प्री डिपॉजिट वाला जो कंसेप्ट जीएसटी में लगता है वो इनकम टैक्स में कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो मैंने एक भी, मेरे केवल उसके लिए 3-4 चीजें देखनी पड़ती है। जो सीआईटी अपील के अगेंस्ट मेरे को अपील फाइल करनी है, अगर मैंने 30 डेज में मेरा जो नोटिस ऑर्डर सर्व हुआ था डिमांड का, उसमें मैंने अपील फाइल करी है या नहीं करी, नहीं करी तो उसके साथ कंडोनेशन जाएगा। उसकी मेरी जो अपील फीस लगती है 1000 रुपए, या पेनल्टी केस में 250 रुपीज, वो मैंने जमा कराई है या नहीं कराई है। उसके साथ मैंने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स या ग्राउंड्स ऑफ अपील लगाई है या नहीं लगाई है। प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर कोई मेरा एडमिटेड टैक्स है वो मैंने उसके साथ जमा करा दिया है या नहीं करा दिया है। मैं कुछ एडमिशन कर रहा हूँ कि ये मेरी इनकम है, या मेरे कोई असेसमेंट में भी कोई इनकम जिसके ऊपर मैं एड्रेस नहीं करना चाहता अपील को, वो मैंने एडमिट कर लिया था, वो मेरा प्री जो टैक्स है वो मुझे जमा कराना पड़ता है। उसके अलावा जो प्रीपेड 20% वाला कंसेप्ट है, उससे ना अपील मेरी वॉइड होगी ना वैलिड होगी, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जो मेरा स्टे वाला कंसेप्ट है, वो एक सेपरेट सीआईटी वो एओ के थ्रू प्रोसेस में चल रहा था, जैसा मैं अंकित जी के केस में बताता। हाँ, इस बार एक थोड़ा सा चेंज मुझे जो लगा है, थोड़ा सा, अगर मैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच अगर देखता हूँ तो उसमें शायद स्पीच नंबर 112 था। उन्होंने एक बोला था कि सीआईटी अपील में बेस अमाउंट का 10% जमा कराना पड़ेगा, विच सीम्स टू बी सॉर्ट ऑफ द प्री डिपॉजिट, बट ऐसा फाइनेंस बिल में कोई भी क्लॉज नहीं आया है। लेकिन एक थोड़ा सा इंडिकेशन आ रहा है कि जीएसटी के लाइकली जो प्री डिपॉजिट का कंसेप्ट होता है वो इनकम टैक्स में भी शायद शुरू कर दें। लेकिन अभी तक कोई, क्योंकि फाइनेंस बिल में भी क्लॉज नहीं था और इसमें कोई मेमोरेंडम में भी नहीं है, इसलिए इस चीज पर अभी नहीं कह सकते। बट डेफिनेटली 20% वाला क्लॉज है, वो सीआईटी अपील को जमा नहीं होगा ना, उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, वो एओ को ही मूव करना है। एओ को एडिशनल कॉलेज या सीआईटी पीसीआईटी जुडिशियल को करना है। हाँ, सीआईटी अपील को नहीं जाएगा, वो सब चीजें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इनफैक्ट मेरा एक व्यू रहता है कि एक अपील जब भी हम फाइल करते हैं उसमें 3-4 पैरामीटर जरूर लिख देना चाहिए, क्योंकि आजकल वो वेरीफाई भी करते हैं, डेटा वेरीफाई करते हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। मेरा डेट ऑफ ऑर्डर क्या है, डेट ऑफ सर्विस कब हुआ है मुझे ऑर्डर का, सेम डे भी हो सकता है, 1 या 2 दिन बाद भी हो सकता है, ईमेल के थ्रू भी आ सकता है, या उसकी हो सकता है। मेरा चेक करने से नहीं उस दिन कब हो गया था पोर्टल पे। तीसरा, मैंने अपील फीस जमा करा दी है। चौथा, मेरा एडमिटेड टैक्स मैंने जमा करा दिया। उसमें अगर हम लिख दें तो मेरे हिसाब से उनको प्रोसेस करने में, एडमिशन करने में किसी सीआईटी अपील को थोड़ी सी फैसिलिटेट हो जाती है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि लिमिटेशन अलाउ हो जाए देन हम स्टे एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, साथ में ही फाइल कर रहे हैं?
सर मेरा क्वेश्चन, मैं आपका वही जवाब दे रहा हूँ। सीआईटी अपील को स्टे एप्लीकेशन आपको नहीं देनी है, स्टे एप्लीकेशन आपको एओ को देनी है। एओ को दे। एओ को देनी है, जुडिशियल एओ है, उनको आपको मूव करना है सर जी। और वो अंकित सर, कर देनी चाहिए, नहीं तो डिफॉल्ट का शुरू हो जाता है। नमस्कार सर जी। नमस्ते अंकित सर, आपसे प्रश्न था। जी सर। प्रश्न यही था, वो पीछे 2 हफ्ता से पढ़ा हुआ हूँ जो सेटअप के लिए, तो अभी हाँ जैसे जी, मैंने जो वो समझा है, पोर्टल पे हाँ, अलाउ बोलिए। हो गया वो। अब अलाउड हो गया। अब मेरा प्रश्न ये हाँ जी, है कि 50-50 होगा कि मेरी मर्जी जैसे होगा? आपकी मर्जी से होगा। अब मैं आप सी का चाहे पैसा, सारा एसजी, अगर आपको आईजी पूरा एस से एडजस्ट करना है तो आप पूरा का पूरा हाँ, एस से एडजस्ट कर सकते अंकित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार यही सर, करना। नमस्कार। अभी तो मैंने आज देख रहा था, मेरे में तो हो नहीं रहा, ये अलाउ नहीं हुआ अभी। अभी आज ही मेरे पास किसी का फोन आया था, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं नहीं, ऐसा। आज मैंने 3-4 फर्मों में करके देखा, किसी में नहीं हुआ। सब आज में तो वो सर वैसे मैसेज आ गया जो उसमें पहले भी आता था दिक्कत ना। आ रही है कि आप अगर 2A देखो, 2A में आईटीसी ज्यादा आ रही है, 2B में कम आ रही है। नहीं, ये एडजस्टमेंट का कह रहे हैं ना बोथरा नहीं जी। सर, एडजस्टमेंट का तो है सर, मैं वैसे भी बता रहा हूँ। आज एरर ये दूसरी भी आ रही है कि हमारे 2A में बिल सारे आ रहे हैं और 2B में अमाउंट कम आ रही है। क्यों हुआ? हाँ, वो तो हो सकता है, रिटर्न वही 11 तारीख तक भरी हुई है उन्होंने। हाँ जी। तो ये कुछ पोर्टल का हाँ, लेकिन मैंने 3-4 फर्मों में ट्राई किया जिनमें मेरा एसजीएसटी ज्यादा निकल रहा था। जी 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 जी। वो आ गया फर्स्ट एडजस्ट फ्रॉम सीजीएसटी। अच्छा, उसमें ऐसे अंकित करने नहीं सर, दे रहे वो। वही मैं जैसे इसी से कुछ जैसे अभी तक आ रहा था जी। मैसेज। हाँ जी, मैसेज यही आ रहा था मेरे पास, बल्कि किसी का फोन आया था तो उन्होंने कहा था कि हो रहा है, तो इसीलिए मैंने भी। अंकित सर, मैं हाँ आपको इस जी बीच लेकिन में कुछ समझाना चाह देखो रहा जी, हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन हेलो, मैंने तो 4 फर्मों में देखा, किसी में भी नहीं हुआ। अच्छा अंकित सर, जी 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 मेरे अच्छा। मेरी समझ में जहां तक आ रहा है कि है ना, जैसे मेरे को 50 रुपया एस वाला बोलो ना एडजस्ट करने के लिए, तो क्या होगा, 10 को पहले 30 से एडजस्ट करूंगा तो 40 फटाफट ले लेगा, और डायरेक्ट हो सकता 50 नहीं ले। हेलो अंकित सर, अंकित सर, हेलो हेलो, कुछ एक बिल कुछ तो बैलेंस पे से बिल बार करो, एक मीटिंग चलती है हमारा। बैलेंस बच गया तुम्हारा अंकित सर, 232,781, 232,781। अंकित सर, एक सेकंड सर। हाँ आवाज आ रही है ना? जी सर जी, अब आ रही। मैं जी कह सर। रहा हूँ कि जैसे मतलब 100 में आई है, आई का पेमेंट है जिसमें 60 तो आई से एडजस्ट हो गया। अब से 10 देता हूँ ना, एस का 40 ले लेगा। अगर सी का कुछ भी नहीं देता हूँ तो हो सकता है नहीं भी ले एस का पैसा। सर के तो साथ ऐसा हो रहा होगा। वो तो करके देखना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा हाँ, ऐसा वो तो मैंने नहीं। एक तो डेमो देखा था, एक तो वीडियो आया था पूजा का, उसमें दिखाया उसने। हेलो। अजय सर, नमस्कार सर। मैं नमस्ते सर जी दीपक सर। वंशी बोल रहा हूँ। सर, कैन आई टॉक टू यू? अभी कुछ चल तो नहीं रहा? मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, प्लीज सर, अगर कोई और नहीं इशू तो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं सर। है ना। एक सर सर्वे कंडक्टेड हुआ जी अगस्त 2016 में, जी। राइट? एंड इनकम नोटिफिकेशन टैक्स, गवर्नमेंट का आया इनकम टैक्स 1.5 बीबीई में। इनकम टैक्स का था या टीडीएस का सर्वे था सर? इनकम अच्छा टैक्स ठीक आई है एम सर, टॉकिंग जी अबाउट सर इनकम जी टैक्स। जी जी।
नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आया दिसंबर 2016 में 60% एक वाला जो 60 78% यस का था। 115 वही सर, बहुत 115 बीबीई का। अगर उस ईयर से रिलेटेड है तो बहुत सारा आ गया कि जो ये वाला अप्रैल 2016 नहीं से बट सर इसमें मैं पूरा सुन ली जी और इसको उसमें रेट्रोस्पेक्टिव कर दिया 1/4 बिल्कुल 2016 से। करेक्ट सर राइट, सर हाँ अब जब 1/4 2016 से कर दिया तो उसका जो सर्वे का सरेंडर था, हाँ सपोज करिए उसने 1 करोड़ रुपए सरेंडर किया जी तो उसको उन्होंने 60% टैक्स रेट कर दिया, जबकि अल्टीमेटली उसने 30% पेड कर दिया था। जी तो क्या हमारे पास कोई जुडिशनल हाई कोर्ट का या कोई, एक तो इस्माइल का था, आई थिंक यू अंडरस्टैंड, मद्रास हाई कोर्ट का एक जी जी है जी ना, इसके अलावा कोई है हमारे पास, सर कोई देखिए दिल्ली हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट का तो नहीं आईटीटी है, में? आईटीटी का बहुत सारे डिसीजन अभी मैंने खुद ही एक आर्गू किया है 5-6 दिन पहले ही किया है और उसका डिसीजन भी आया है। उन्होंने सेम बोला कि जो मेरा उस ईयर में जो कैश डिपॉजिट का भी जो शुरू हुआ है 68 to नहीं सर, 69 ये डी कैश डिपॉजिट नहीं था, इट इज नॉट ए डिमोनेटाइजेशन वाला। सेम है ये इससे लिंक किया है इन्होंने, बट अल्टीमेटली ये तो सरेंडर था और सर्वे हुआ था इसके। सर मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ जो 60 जो भी एक एडिशन 68 to 69 डी हो रहा है हाँ 16-17 में जो भी हो रहा था डिमोनेटाइजेशन वाले फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है उसमें ट्रिब्यूनल्स का मैक्सिमम का ये है, पर थोड़ा सा डाइवर्जन जरूर है। वो कई लोग कह रहे हैं कि उतने से, बट अब मैक्सिमम जो लोग हैं वो उस ईयर में उसकी एप्लीकेबिलिटी 68 78 115 बीबी लगा रहे हैं, बट वो कह रहे हैं ये प्रोस्पेक्टिव है अप्रैल 2017 से होगी, बट उस ईयर में उसको लगा कर दे रहे हैं। अभी मैंने एक आर्गू किया 3.5 करोड़ रुपए का कैश था जमा था, 4-5 दिन पहले डिसीजन लाया हूँ मैं, आपको डिसीजन होगा मैं शेयर कर दूंगा सर, आईटीटी का नहीं, डिसीजन। बट ये जो रेट्रोस्पेक्टिव है, मेरा मतलब ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 17-18 ना। सर ये 17-18 फाइनेंशियल ईयर के ही लगेगा, 16-17 के लिए नहीं लगेगा ये वाला। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ सर तो यही सर। आपके पास कोई आपके पास ऑर्डर है इससे रिलेटेड? मैंने खुद ही आर्गू करा, मैं कल मंडे को शेयर ग्रुप में कर दूंगा सर, मैंने खुद ही आर्गू किया है। अच्छा, कोई आपने रेफरेंस किसका डाला था, कोई ऑर्डर का डाला था बहुत आपने? सारे थे हाँ सर, थे सर इसके अवेलेबल थे सर। हाँ तो मैं ऑर्डर ही भेज दूंगा आपको, आईटीटी का ऑर्डर भेज दूंगा। कौन सी, कहाँ का है ये आपका, किस दिल्ली सिटी आईटी का? दिल्ली आईटीटी दिल्ली आईटीटी दिल्ली आईटीआई का। किस ईयर देहरादून का है? देहरादून आईटीटी दिल्ली मतलब दिल्ली में था, देहरादून आईटीटी का था सर। अच्छा, मेरा सर नंबर नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास हो तो मुझे पर्सनली शेयर कर दीजिएगा, इट इज मैं वेरी ग्रुप में डाल दूंगा इंपॉर्टेंट सर, फॉर ग्रुप मी। में डाल दूंगा सर, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ग्रुप में डाल दीजिएगा उपकाश या में हर तो सर को दे दीजिएगा। उपकाश में तो मैं डालता ही रहता हूँ, उसी में मैं डाल दूंगा सर। और अगर अभी है तो मैं देख लेता हूँ सर, एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा, मैं अभी 1 मिनट देख लेता हूँ मैं मेरा हर सर नमस्कार सर। कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं सर? चश्मा वश्मा लगा के बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। मैच खेला जा रहा है। सर आज स्टेडियम में है, अच्छा, आईपीएल स्टेडियम मैच में? चल रहा है। अरे वाह सर, क्या बात है। जीएसटी और इनकम टैक्स के बीच में मैच हो रहा है हापुड़ में। अच्छा 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 अच्छा। जी पवेलियन से बैटिंग करेंगे। हेलो हाँ जी जी सर, पीके सर बताइए। मेरी मैं वेबिनार कंडक्ट तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, वेबिनार अभी मैं स्टार्ट सुन रहा था। जी हेलो डिस्टर्बेंस जी होगा जी ना जी मेरी अभी सुन रहा था, एस जीएसटी का सीजीएसटी से एडजस्टमेंट हो रहा है क्या? सर अभी यही बात चल रही थी कि हो नहीं पा रहा है, बाकी क्योंकि मैंने अभी किसी का करके नहीं देखा तो इसलिए मैं बता नहीं पाऊंगा। नोटिफिकेशन आया है क्या इसका? हाँ नोटिफिकेशन आ चुका है उसका नोटिफिकेशन नंबर बताएंगे क्या? मैं अभी शेयर कर दूंगा। आप मुझे ऐसे बता दीजिए नंबर, तो मैं तो ढूंढूंगा, क्योंकि एसजीएसटी में बढ़ा है 17 लाख, सीजीएसटी में बढ़ा है 2 लाख, तो कुछ हो नहीं पा रहा ठीक है। है। सर मैंने शेयर कर दिया है सर, आपको चेक मिल जाएगा। अजय सर एक मिनट, मुझे अपना नंबर भी दीजिएगा, मिलता है सिर्फ। आ रहा है सर, इसमें आ रहा है, उपकाश में आ जाएगा सर, आ जाएगा। और अगर कहाँ शेयर कर दिया आपने? उपकाश में ही उपकाश विधि वानी। अच्छा, विधिवानी में। हाँ सर चैट में शेयर किया क्या? सर वो अटैचमेंट हो जाता है क्या सर? वो मैं ग्रुप में कर देता हूँ, अटैचमेंट हो जाता है चैट में, वो मुझे आता नहीं है सर। या अंकित जी को मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं, करूंगा, मैं अंकित कर दूं, मैं कर मिल दूंगा। गया मेरे को सर, रिगालिया वो यही है ना, 2017-18 का, ठीक है। जी सर, है ना ये इशू, आपका बेसिक इशू शायद यही था, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड वाला है, ठीक है सर। करेक्ट ना? हाँ हाँ हाँ। इस दिल्ली ट्रिब्यूनल दे रहा है सर। हेलो जी हाँ सर, अंकित सर। इसी ऑर्डर का मैंने भी रेफरेंस डाला है सर। जी सर जी। अंकित सर, हाँ जी वो नोटिफिकेशन नंबर कहाँ शेयर किया आपने?
अभी नहीं किया, अभी चेक कर रहा हूँ सर, मैं शेयर कर दूंगा आपको। कुछ मंथ बता सकते हो कौन से मंथ में आया था? अभी इसी मंथ में ही है, जनवरी में? जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट वीक में। अच्छा, ये गोदरा साहब का आया था, गोदरा साहब की बेंच वाला। अंकित जी गोदरा कि साहब कौन का। किस कार्य में पूछ रहे हैं ये? पीके जी? जो आईजीएसटी एडजस्ट कर सकते हैं ना सर, आईजीएसटी हाँ एसजीएसटी से, जी जी जी। उसके लिए जो भी आया है ना। हाँ तो वो तो आई सीक्वेंस आया, मगर ये सर पीके जी शायद कह रहे हैं कि सीजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा क्या? नहीं, तो सीजीएसटी से तो पहले ही एडजस्ट हो जाता था, हाँ, अब तो अब वो एसजीएसटी से सीक्वेंस करना है ये ना, कि इनका पहले एसजीएसटी आईजीएसटी पहले से से है। आईजीएसटी पहले से हो जाएगा। नहीं, हाँ मैं जी, ये पूछ रहा आईजीएसटी हूँ पहले एस एडजस्ट। जी एस एस सीजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा। मैंने वही बताया अंकित जी, मैंने जो सुना था वो लोग ये उनका क्वेश्चन ये है कि सीजीएसटी से एसजीएसटी के टैक्स को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं, वो तो नहीं हो ही हो नहीं सकता। सकता, वो तो नहीं, कभी नहीं। भी नहीं होगा। सी तो एस से होगा ही नहीं एडजस्ट, वो तो बस सिर्फ वही मैं आई कह रहा के हूँ। लिए कहा है उन्होंने। आई अगर आपका एप्लीकेबल है तो आई को आप पहले सी से ही एडजस्ट कर पाते थे, अब वो आप सी की जगह एस से भी पहले एडजस्ट कर सकते हैं। अंकित जी पहले क्या होता था कि वो सीजीएसटी को पूरा एग्जॉस्ट करता था, उसके बाद हाँ जी, उसके स्टेट पे बाद आता था, करता था। जी स्टेट पे जी जी आता जी था। मगर अब ये जी। ऑप्शन हो गया है, आप किसी भी रेशियो में कर सकते हो, हाँ एसजीएसटी जी से ज्यादा सीजीएसटी से कम करके कर सकते हो। जी जी। लेकिन अभी भी वो भी हो नहीं पा रहा है सर, अभी अजय माहेश्वरी सर बता रहे थे, हाँ उन्होंने करके देखा तो हुआ नहीं। हाँ तो संजय सर रेशियो बोल रहे हैं कि मन मर्जी? जी आप रेशियो बोल रहे हो कि मन मर्जी बोल रहे हो? प्रिंसिपल मनमर्जी थोड़ी ना बोल रहे हैं, ये जो आपका है कि आप कर सकते हैं उसको सीजीएसटी नहीं से नहीं पहले कर सकते हैं। पहले रेशियो का मतलब पहले 2019 में बोथरा जी एक चेंज किया गया था। 2019 से पहले भी हो जाता था कि आप पहले आईजीएसटी से, मगर 2019 में उन्होंने सीक्वेंस चेंज किया कि सबसे पहले आईजीएसटी से आईजीएसटी एडजस्ट होगा, फिर हाँ सीजीएसटी एडजस्ट होगा, फिर वो हाँ एसजीएसटी पे आता है। ठीक है। मगर अब सरकार ने चेंज कर दिया, अब ये कह दिया आईजीएसटी से आप सीजीएसटी से भी कर सकते हो और एसजीएसटी से किसी भी क्रम में कर सकते हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। रेशियो का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ ना कि जी अगर समझ करो सी से 20 रुपया दिया और एस से 20 रुपया दिया, रेशियो का मतलब ये हुआ। और मन नहीं मर्जी हुआ तो सी नहीं को नहीं 10 नहीं, और अरे हाँ, अब आप उससे कर सकते हैं, यदि आपके एसजीएसटी में ज्यादा पैसा है तो आप एसजीएसटी ज्यादा जमा कर सकते हैं। वही मन भटनागर मर्जी जी, हो गई तब। भटनागर जी संजय नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। सर आज मैंने देखा था, अभी शुरू नहीं हुआ नहीं आज। अच्छा अजय सर, आज आज आपने ट्राई किया था उसको आज मैंने आईजीएसटी ट्राई से? करा, मेरी 5-6 फर्में ऐसी जिनमें एसजीएसटी में बहुत पैसा चल रहा है, जी लेकिन हो नहीं पाया। वो उसने नहीं, वही पुराना मैसेज दे दिया, अच्छा कि पहले आईजीएसटी को वो सीजीएसटी को एग्जॉस्ट करें पहले। पहले सीजीएसटी एग्जॉस्ट करें पहले। तो अभी अच्छा, हो सकता है वर्किंग चल रही हो, इस महीने ना हो के अगले महीने से शुरू हो जाए। हो सकता है, हो सकता है। अच्छा सर, आप 10 रुपया सी में दे के करके एडजस्ट करिए, देखिए होता कि नहीं। अरे बोथरा जी कह तो रहे हैं वो करा उन्होंने, नहीं हुआ। नहीं नहीं, मेरा कहने हाँ मेरा सी में 10 रुपया और एस में 50 रुपया, नहीं ये नहीं, करके ये कहाँ? ऐसे भोतरा जी, अगर मैंने कर दिया, उसने उसने सेट ऑफ कर दिया, मैं फिर फंस जाऊंगा। मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? ओ उसमें भी होता है प्रॉब्लम? अच्छा। सर ऐसा वही बात चल रही है। आज नहीं हुआ ना। हेलो, मैंने हाँ तुम्हारे विपिन हाँ जी, जी। मैसेज देखा था। मैं कह रहा हूँ सर, हमने कई बार कोशिश, कई बार क्लाइंट क्या कहता है कि हमारा जो है टैक्स आप जो है आईजीएसटी का जो पड़ा हुआ है उसे सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी से भी एडजस्ट कर दीजिए। जी हाफ हाफ करके पहले एडजस्ट कर देते थे और जी वो एक्सेप्ट भी कर लेता था। जी रूल वो नहीं था बट एक्सेप्ट करता था। हम क्या करते थे, ऊपर सर का वही है कि ऊपर 10 रुपए 60 रुपए एडजस्ट करने हैं, तो 10 रुपए आईजीएसटी के हमने सीजीएसटी में डाल दिए और 50 रुपए एसजीएसटी में डाल दिए, तो वो एक्सेप्ट कर लेता था सर वो। अब नहीं कर रहा ना बीच में वो, ये उसका मूड है सर पोर्टल का, शुरू में यही बात कह रहा हूँ सर। लास्ट मंथ भी किया था सर हमने। हाँ जी किया सर था, मैं कह रहा हूँ कभी कभी। आपने आईजीएसटी का इनपुट एडजस्ट किया होगा, दिक्कत आती है आईजीएसटी की लाइबिलिटी एडजस्ट करने में। आईजीएसटी के इनपुट को तो आप कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। वो तो हो जाएगा, वो तो हमने भी आज किया है। हाँ जी। आईजीएसटी की लेकिन लाइबिलिटी सीजीएसटी और एसजीएसटी से जब आप करोगे तो वो पहले कहता है कि पूरा सीजीएसटी खत्म करिए, फिर आप उस पे आए। वही है कि जो अंकित जी, जो एक्चुअल में जो सेंट्रल का पार्ट है ना, तो सेंट्रल यही चाहते कि मेरा पर खत्म हो, मेरा क्रेडिट डेबिट हाँ जी, बराबर हो जाए, बस स्टेट अपना बस बस। करते रहे।
ये पिछले 3 महीने से 4 महीने से चल रहा है, अभी तक नहीं हुआ। ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर पा रहे ये। हाँ सर, उस पर वर्किंग सर चल रही वो है जय सर, पोर्टल पोर्टल पे अपडेट चल रहा है, सॉफ्टवेयर, काफी चेंज हो रहा है। जी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर पा रहे हैं ये। सर ऐसे ही आप देख लीजिए अजय सर कि ट्रिब्यूनल के लिए आ गए कि आपको मार्च तक अपील फाइल करनी है, फरवरी जी आधा खत्म हो गया, बढ़ा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो आगे कुछ चीजें नहीं हो रही। अब बताइए 9 साल की पेंडेंसी की कितनी है, कैसे हो जाएंगी पॉसिबल? नहीं, एक्चुअली भाई साहब बात हुई है कि ये समझते हैं कि एक जो प्रोफेशनल को इन्होंने बिल्कुल हटा रखा अपनी उसमें से, कि जी व्यापारियों करना उसका है वो कर देगा, ये नहीं सकते कि ये प्रोफेशनल के बगैर नहीं हो सकती है, प्रोफेशनल पे कितने काम होंगे, इस चीज को नहीं सोचते ये। बिल्कुल सर, ये तो सोचते हैं आप कोई भी व्यापारी सर, अभी इंडिया इतना टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हुआ कि आदमी अपने आप फाइल कर ले। भाई साहब 2017 में जब जीएसटी लगा था, आपको भी ध्यान है मुझे भी, जी जब मोदी जी ने कही थी 5 साल का बच्चा भर देगा रिटर्न। तभी तो वो नोटिस दे रहे हैं अब, 17-18 में ये गलत हो गया, तब आ जाओ, मैं सीजीएसटी का वही, एसजीएसटी में चला गया, आ जाओ। हाँ जी। आईटीएसी आपने ले ली सीजीएसटी में, तो पेनल्टी लगाने के लिए हो गया ना मौका। तो 5 साल का बच्चा तो फिर ऐसे ही करेगा ना, अनाड़ी ड्राइवर तो सर गाड़ी ठोकेगा ठोकेगा। अभी अजय सर वही मैं कहीं देख रहा था कि पिछले 9 सालों में 7,000 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने जो रेवेन्यू आया है वो केवल इंटरेस्ट और लेट फीस से आया है। जी, अगर उसे निकाल देना ये, हाँ, तो इनका रेवेन्यू जब पता लगे उसे वो भी तो इनके में जुड़ा हुआ है। बिल्कुल अच्छा, फिर बिल्कुल। प्लस जो रिफंड दे रहे हो उसे माइनस करो उसमें से, वो हाँ, माइनस नहीं होता। बस। अपने अपने ये ना, अपने मुंह में मिट्टू बनने वाली बात स्थिति है भाई साहब। और आप कभी भी देखिए, अब आप 20 तारीख पास को आएगा तो 20 तारीख की शाम को पोर्टल खराब हो जाएगा, जी, वो कभी इन्हें ओटीपी पहले, नहीं आए, कभी ओटीपी नहीं आएगा, कभी हैंग हो जाएगा, कभी सबमिट नहीं होगा। ये सब वही है ना। और 21 तारीख को आपके असल आराम से आएंगे क्योंकि वो पेनल्टी मिल गई उनको। असल में एक वो पुरानी कहावत थी ना, जो लाला जी ब्याज का काम करते थे, जी। वो अपना तीरथ पे चले गए 1 महीने के लिए। हम्म। मुझे पैसे देने में घूम रहा हूँ, लाला जी तीरथ पे, उनका ब्याज तो बढ़ ही रहा, वो मिले हो या ना मिलो, उनका मीटर तो घूम ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्थिति है भाई साहब। सर एक बार सेक्शन 62 में जो इन्होंने जजमेंट दिए थे, सेल्फ में बेस्ट जजमेंट दिए थे, उनको रिमूव कर दिया गया 2023 से, लेकिन अभी पोर्टल पे अभी भी वो शो हो रहे हैं, और 161 में रेक्टिफिकेशन डालने पे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो क्या करना चाहिए सर उसके लिए? विपिन जी 161 में अब क्या सिलाई करेगी? टाइम हो गया, टाइम बाइड हो गया ना वो। हाँ तो सर क्या क्या करना नहीं चाहिए, है? उनके पोर्टल से भी हटानी है वो? नहीं तो हटा देंगे, आपके पास डिमांड भी तो नहीं आ रही होगी। सर डिमांड तो सर्वर पे शो हो रही है। नहीं, आप देखिए आपके लाइबिलिटी रजिस्टर में शो हो रही है। हाँ जी सर। तो आप अपने प्रॉपर अफसर को, जुडिशियल अफसर को कहिए ना, उसको देखे कि ये तब हटा दी गई थी। सर कहा मैंने, तो कह रहे सर मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास में हटाने के लिए अब। नहीं तो जो रिकवरी वही नहीं करनी है बेस्ट असेसमेंट की। उसके बाद तो आपने वो जब आई थी, ये वन टाइम जब स्कीम आई थी, तब तो आपने रिटर्न फाइल कर दिए थे ना सारे। सर वो नहीं, मेरे पास क्लाइंट बाद में आया है सर, उसके भी वो अब आया सर क्लाइंट मेरे पास में, तब पता लगा मुझे कि उसकी प्रॉब्लम है। तो यानी उसने फाइल ही नहीं की है रिटर्न तब? फाइल, रिटर्न रिटर्न तो फाइल है सर उसकी बाद में। नहीं नहीं, उस स्कीम के बाद की है। हाँ सर नहीं, टाइम बाढ़ के बाद है, मतलब सर उसकी रिटर्न फाइल है। विपिन जी, जब वो एमनेस्टी स्कीम आई थी रिटर्न्स फाइल करने की 3B की, 3 साल पहले, तब तब उसने व्यापारी ने फाइल नहीं की है। उससे पहले फाइल हो चुकी थी सर उसकी रिटर्न, अच्छा। बेस्ट जजमेंट में पहले ही ऑर्डर कर चुके थे ये। नहीं, और जी जी। उस जजमेंट में ऑर्डर कर चुके हैं, उन्होंने क्या किया अपनी मर्जी से उस पे जो है 4-4 लाख 5-5 लाख टर्नओवर मान करके उस पर 18% जीएसटी लगाया, और अपना 10-10 हजार पे सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी भी लगा दिया अलग से उस पर, ठीक है। लगा करके उन्होंने पेनल्टी लगा करके उसको बना दिया पुलिंदा उसका। ठीक है। पार्टी ने अपनी रिटर्न उसके बाद, मतलब 6 महीने बाद अपनी रिटर्न फाइल कर दी उसने। ठीक है। अब वो पार्टी जो है बाद में मेरे पास 2025 में आई है मेरे पास में, अब वो तो मैं उसे देख रहा हूँ तो उसमें उनका हट नहीं रहा है उससे, सर्वर से 161 फाइल करने नहीं दे रहा है वो, तो क्या करना चाहिए सर हमें उस पर? नहीं, 161 नहीं फाइल करने दे रहे हैं तो आप अब उनके जो वो जो पार्टी है आपका, उसका टर्नओवर ऑडिटेबल सीमा में है या ऑडिट से ऊपर है, ये बताइए। बिलो है सर।
ब्लो है ना, तो प्रॉपर उसका एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर आउटवर्ड सप्लाई पे लगाकर आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए यूरिडिक्शनल अफसर को कि मेरी ये अब है, वो आपके द्वारा ये पहले से किया हुआ है, एक्सपायरी किए हुए हैं, अरे उसमें उस सर्कुलर का हवाला दे दीजिए। सर मैं बीच में इंटरप्ट करूं क्या? जी पांडे सर। मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। सर इसमें ऐसा है ना कि इन्होंने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जिसने ईओ ने पास किया था नॉन फाइलिंग ऑफ 3B के लिए, जी तो आर्डर समरी असेसमेंट थोक में इन्होंने पास कर दिया। बाद में ना सर जो जिन लोगों ने 3B अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जमा कर दिया, जी बाद में जो है 30 मार्च 2024 को एक नोटिफिकेशन आया सीजीएसटी का जी इन लोगों ने रिटर्न फाइल किया है, वो ऑटोमेटिकली जो है डिमांड जो है ऑटोमेटिकली जो है वैकेट हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं पांडे जी। सवाल ये है कि रिटर्न तो उसने जमा कर दिया है, लेकिन जो डिमांड है वो पोर्टल पे दिखाई पड़ रही है। क्यों जी, यही मैटर है ना आपका? हाँ यही मैटर है सर। सर पांडे सर, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, जब आपने कह दिया वो अधिकारी कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे होगा ना सर, इसमें कोई हाँ। 161 देने की जरूरत नहीं है। नहीं है। हाँ, 161 का कोई मैटर नहीं है। यू मूव्ड बिफोर योर असेसिंग ऑफिसर, एक सिंपल एप्लीकेशन लगाइए नोटिफिकेशन के साथ कि वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड ऑल द रिटर्न्स इन ड्यू डेट, और मेरी ये डिमांड यहाँ से समाप्त कर दी जाए। पांडे सर मैं उसी में तो कह रहा हूँ, एक ट्रेडिंग अकाउंट और लगा दिया मैं उसमें आउट ऑफ सप्लाई का पीरियड का। मैं एडिशन जोड़ रहा हूँ आपको। ये वो जो है कहाँ का मैटर है, इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये मैटर एक्चुअल में ज्वाइंट कमिश्नर आईटी जो वर्मा जी हैं लखनऊ में, लखनऊ का आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? कहाँ का मैटर है आपका? इट मीन्स जो है यूपी का मैटर है जी। इसमें आपको क्या करना है, आपको ग्रीवांसेज एक रेज करनी है पोर्टल पे, ठीक है? एक डिमांड वाला जहां दिखाई पड़ रहा है उसका स्क्रीनशॉट करके आप सीधे ज्वाइंट कमिश्नर आईटी वर्मा जी हैं वहां पे लखनऊ में, मैं बहुत भुगता हूँ, सबने मैंने अपना ड्राफ्ट करवाया है तो मैं जो है बेहतर बता पा रहा हूँ। ज्वाइंट कमिश्नर आईटी को उसकी कॉपी करिए कि असेसिंग ऑफिसर जो मेरा ये ड्राफ्ट नहीं कर पा रहा है जो है, और इसके बाद वो जीएसटीएन से साइट से होगा, इसमें कोई एओ का कोई रोल ही नहीं, वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा जी, फिर वहां से हो जाएगा। मैं गाजियाबाद से बोल रहा था इसके पांडे भाई से, तो मैंने चूंकि मैंने जो है करवाया है, मेरा खुद का मैटर था यहाँ DC 11 का गाजियाबाद का। पांडे सर आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, अगर विपिन जी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपसे कॉल कर लेंगे वो। अच्छा मेरा नंबर बोल दीजिए सर, मैं नोट कर लूंगा सर। 98100 जी 97419 98100 97419 97149 419 सर 419 419 सर। तो आपकी प्रॉब्लम जीएसटीएन से वहां से सीधे ऑटोमेटिक ड्रॉप हो जाएगी। मेरे में तो पैसा भी डाल कर लिया था 14 लाख रुपया, 14 लाख रुपया ले भी लिया डिमांड का, फिर हमने उसमें RFD 01 लगाया, वो रिजेक्ट कर दिया, हम एडिशनल कमिश्नर अपील किया, अपील करी तो अपील को फिर विड्रॉल किया, फिर हमने लखनऊ जाकर के खुद करवा के आए। अच्छा जो है मेरा हो गया है, तो यही है आपका क्वारी है। नहीं बहुत अच्छा है सर, बिल्कुल आपने बता दी, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बता दी आपने। हाँ बिल्कुल जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सर हमारे मेन स्पीकर आ गए हैं सर, तो सभी से गुजारिश है कि वो अपने को म्यूट कर लें। दीपेश सर आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू सर। संजय सर जी आज के हमारे मेन स्पीकर श्री दीपेश जी आ गए हैं, तो आपसे गुजारिश है सर का इंट्रो कराएं सर। थैंक यू अंकित जी। आज मुझे जो मौका मिला, उपकास उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन नर्मदापुरम हरदा और टैक्सेशन बार छतरपुर की तरफ से आज मैं दीपेश जी दागा जी का उपकास के पोर्टल पर स्वागत करता हूँ वेबिनार में। सीए दीपेश दागा जी एक क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल है, जो मुख्य रूप से लोगों को अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने भविष्य के लिए निर्धारित किए गए गोल को बड़ी आसानी से दीपेश जी की अनुभवी सलाह से प्राप्त करता है। दीपेश जी ने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट मुंबई से MBA फाइनेंस में डिग्री प्राप्त करी है। आपने सफलतापूर्वक सर्टिफाइड फाइनेंशियल गोल प्लानर का कोर्स तथा म्यूचुअल फंड एनालिसिस सर्टिफिकेशन कोर्स MFA भी सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। श्री दीपेश जी ने 2017 में अपनी एक फर्म खोली जिसका नाम है ग्रोथ क्वेस्ट, जिसकी सहायता से वे
काफ़ी बिजनेस फैमिलीज को और इंडिविजुअल्स पर्सन को अपनी एक्सपर्ट सलाह देते हैं, और आपकी सहायता से इसमें ये सलाह देते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति अपने एसेट्स को सुरक्षित रख सकता है, और जो उसने अपने फ्यूचर के लिए गोल डिसाइड किए हैं वो उसको किस तरीके से वो पूरा कर सकता है। उसके लिए दीपेश जी उनको एक्सपर्ट सलाह देते हैं, उनको बताते हैं कि आप पैसा किस तरीके से सिस्टेमेटिक वे में वो करें, इन्वेस्ट करें, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और इसका फायदा ये होता है कि जो भी इनकी सलाह लेता है वो अपने जितने भी उनके फ्यूचर के गोल हैं बहुत आसानी से प्राप्त करता है। दीपेश जी को 15 साल का ग्लोबल और इंडियन कैपिटल मार्केट में 15 साल से अधिक का अनुभव प्राप्त है। आपने एज ए ट्रेडर, इन्वेस्टर, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के रूप में कई फर्मों में काम किया। अब आप एक सफलतापूर्वक अपनी इस कंपनी का संचालन करते हुए लोगों को सलाह दे रहे हैं, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू दीपेश जी, और आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि अब आप अपना स्टार्ट करें सर। जी, धन्यवाद संजय जी, एक इतना अच्छा वो इंट्रोडक्शन देने के लिए, और धन्यवाद हर्ष जी जिन्होंने मुझे यहाँ पे आके आपके समक्ष मेरी बात रखने का मौका दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, तो मुझे एक बार स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स मिल जाएंगे? जी सर, अलाउ कर दिया सर। ओके, थैंक यू। मेरी स्क्रीन विजिबल है तो जरा एक बार मुझे बता दीजिएगा। ओके जी सर, विजिबल है सर। सो मेरी हर्ष जी से बात हो रही थी कुछ क्या टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो हर्ष जी का भी सुझाव था और मेरा भी वही सोचना था कि एक बार आप सारे लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, कहीं ना कहीं निवेश कर ही रहे होंगे, तो बट अभी के करंट माहौल में जहाँ पे काफी ग्लोबल उठापटक चल रही है, पिछले 1-2 साल से रिटर्न्स इक्विटी मार्केट से बने नहीं हैं, तो क्या होता है ऐसे वक्त में जब 1-2 साल से जब शेयर मार्केट अच्छा नहीं जा रहा होता है, तो जो मंजे हुए इन्वेस्टर भी होते हैं उनसे भी कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो उन्हीं गलतियों को न हम लोग न दोहराएं, इसीलिए एक मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, और बेसिक चीजें हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। आई होप उससे आपको कुछ फायदा मिले और आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप ये गलतियां न करके आपके निवेश के जो लक्ष्य है उसको हासिल कर पाए। सो आपका ज्यादा न समय लेते हुए मैं डायरेक्ट मेरे प्रेजेंटेशन को शुरू करता हूं। सो अगर सिर्फ इंटेलिजेंस ही अकेला काफी होता तो सारे जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इतने इंटेलिजेंट हैं, तो सारे जो भी फंड मैनेजर्स हैं उनको आराम से आउट परफॉर्म कर सकते थे। जो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, CFA डिग्री है होल्डर्स हैं, वो इक्विटी मार्केट को आसानी से बीट कर सकते थे, राइट। जो इक्विटी एनालिस्ट टीवी पे दिखते हैं आपको, वो तो कभी लॉस ही नहीं करते। अगर इतना इंटेलिजेंस से ही अगर रिटर्न बन सकता था, तो ये सारे लोग गलतियां कैसे करते, राइट। जबकि हकीकत ये है कि जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी गलतियां होती हैं, राइट। उससे जो एक्सपर्ट होते हैं उनके भी रिटर्न कोई आम आदमी के रिटर्न से बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो जो मिसिंग लिंक है ना, जो एक्सपर्टीज, जो नॉलेज, और जो नॉलेजेबल पर्सन है और जिसके पास कम नॉलेज है, उसमें कुछ जो मिसिंग चीज है वो है डिसिप्लिन, बिहेवियर का डिसिप्लिन और इन्वेस्टमेंट करने का एक स्ट्रक्चर। और इक्विटी मार्केट्स में या कोई भी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए अपने को बिहेवियर डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। आप कितने भी अच्छे एक्सपर्ट हो टेक्निकल नॉलेज में, बट आप अपने आप को बिहेवियर को आप संभाल नहीं पाएंगे तो आपसे गलतियां हो सकती हैं। ऑल्दो आपके पास जानकारी है, बट आप जो डिसीजन लोगे वो डिसीजन गलत हो सकता है। और करंट मैटर में, करंट सिनारियो में ये टॉपिक क्यों मैंने खास करके चुना है, पिछले 2 साल में इक्विटी मार्केट के रिटर्न काफी
कम बने हैं। अगर आप देखेंगे हमारे ग्लोबल मार्केट्स के सामने भी इंडिया इज द लीस्ट परफॉर्मिंग, जो बॉटम 2 में हमारा नंबर आ रहा है। पिछले 1.5-2 साल से इक्विटी बाजार में रिटर्न नहीं बने हैं। और ऊपर से क्या हुआ है कि गोल्ड और सिल्वर आसमान छू रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर के भाव आसमान छू रहे हैं। पिछले 1 साल में गोल्ड डबल हो गया है, सिल्वर का भाव तो 3 गुना ऑलमोस्ट हो चुका है पिछले 1-1.5 साल के अंतराल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स जो इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं उनको दिमाग में सवाल उठ रहे हैं, क्या हम लोग सही जगह पर निवेश कर रहे हैं, क्या 2 साल से 1.5 साल से अगर आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, आपका कुछ कुछ केसेस में रिटर्न्स नेगेटिव है, या अगर पॉजिटिव भी है तो 3-4% 2 साल में रिटर्न बना है। तो यहाँ पे क्या होता है, नेचुरली कोई भी इन्वेस्टर कंपेयर करता है, अरे मैंने एफडी में डाला होता, एफडी तो 6-7% तो मुझे रिस्क फ्री दे रहा है, तो क्यों ना मैं वहीं डाल देता। गोल्ड इतना चल गया है, मैं गोल्ड में डाल देता। पिछले 6 महीने में या 4 महीने में मेरे पास मेरे इन्वेस्टर्स जो हैं, जो मेरे साथ 5-6 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके फोन आना शुरू हो गए कि हमको गोल्ड में नहीं डालना चाहिए, हमको सिल्वर में नहीं डालना चाहिए। आज से पहले कभी सिल्वर की बात ही नहीं की किसी ने, वो भी सामने से पूछ रहे हैं कि हमको सिल्वर में पैसा क्यों नहीं डालना चाहिए। वो तब जब 200 गुना बढ़ चुका है भाव, और प्लस सामने इक्विटी का रिटर्न आपको बहुत ही मामूली सा दिख रहा है। तो इस जंक्चर पे क्या हो रहा है कि F&O में लोग ट्रेड ज्यादा कर रहे हैं आजकल, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो इतना ज्यादा हो गया है फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग में कि इंडिया का जो वॉल्यूम है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन मार्केट में, वो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका यूरोप की कंट्रीज से भी दुगना हमारे यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का वॉल्यूम हो रहा है। इतना ये ज्यादा हो गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये इस बजट में उसको ध्यान में रखते हुए फ्यूचर एंड ऑप्शन पे एसटीटी बढ़ा दिया है, ताकि लोग ट्रेडिंग कम करें, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी तो लोग अपने आप थोड़ा ट्रेडिंग के ऊपर फोकस कम करेंगे। तो ये मामला इतना गंभीर है कि लोग इक्विटी से रिटर्न नहीं बढ़ रहे हैं तो उनको शॉर्ट टर्म में कुछ ट्रेडिंग करना है, गोल्ड सिल्वर जो एसेट चल रहा है वहां पे भागना है। तो ये है हमारा बैकड्रॉप आज का, ठीक है। और मैं ट्राई करूंगा आपको ये क्लियर हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि क्या आपको डायरेक्शन लेना चाहिए आगे जाते हुए। सो जो टॉप 7 मिस्टेक्स जो मैंने आइडेंटिफाई की है, जो इन्वेस्टर्स की मिस्टेक होती है, जो मंजे हुए इन्वेस्टर्स भी होते हैं उनसे भी कभी कभी ये कोई ना कोई एक गलती हो जाती है, उसको मैंने 3 फ्रेमवर्क में डिवाइड किया है। 7 मिस्टेक्स को मैंने 3 फ्रेमवर्क में डिवाइड किया है। पहला है बिहेवियरल मिस्टेक्स, यानी आदत, कुछ गलतियां बिहेवियर की वजह से हो जाती हैं हमारी। कुछ गलतियां हैं जो स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स है, यानी शुरुआत से ही कुछ गलती कर ली तो आगे चल के वो मिस्टेक्स तो होनी ही होनी है, ठीक है। और तीसरा है गलत डिसीजन, गलत वक्त पे गलत डिसीजन लेने वाली मिस्टेक्स। तो इसमें एक एक करके इन तीनों स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया है, एक एक करके 7 मिस्टेक्स को हम लोग समझेंगे, उसका मैं एविडेंस भी दूंगा कैसे होता है वो गलती, और उसको कैसे हम रिपीट ना करें वो गलती, उसका भी सुझाव मैं दूंगा। सो पहला है बिहेवियरल मिस्टेक्स, यानी कि साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं, यानी ये बेसिकली ह्यूमन टेंडेंसी होती है। ये गलतियां हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, बट एज अ ह्यूमन टेंडेंसी हमसे हो जाती हैं। तो पहली गलती है कि रिटर्न के पीछे भागते हैं लोग। कभी भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं ना, अगर मैं भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूं तो लोग पहला सवाल ये पूछते हैं कि कितना मिलेगा रिटर्न मुझे। जैसे हमारे यहाँ पे पुरानी कहावत है ना, गाड़ी लेने के लिए भी जाओ तो कितना देगी, हम लोग वही पहले पूछते हैं ना, एवरेज कितना देगी, राइट। तो इट इज ए ह्यूमन टेंडेंसी, अपने को हमको हमारा जो पैसा जो हम निवेश कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए और सबसे कम समय में चाहिए, जबकि ऐसा हकीकत में होता नहीं है। तो कॉमन सवाल लोगों का इक्विटी मार्केट में अगर इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, पहले तो उनका वही होता है कि मुझे हाई रिटर्न चाहिए, मुझे सबसे बेस्ट रिटर्न चाहिए। मैं अगर किसी को म्यूचुअल फंड सजेस्ट करता हूं तो बोलते हैं कि सबसे अच्छा फंड दीजिए मुझे, राइट। अगर स्टॉक की बात आती है तो कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा ज्यादा चलने वाला है वो मुझे चाहिए। ये टिपिकल इन्वेस्टर के क्वेश्चन होते हैं, जबकि आपको एक्चुअली में क्या पूछना चाहिए कि मैं पैसे जब डाल रहा हूं मैं किस वजह से डाल रहा हूं, ये पैसा मुझे
किस गोल को अचीव करने के लिए डालना है, राइट। और मेरा इन्वेस्ट करने का टाइम होराइजन क्या है, यानी ये पैसा मैं कितने समय तक निवेश कर रख सकता हूँ बिना इसको छुए, राइट। ये है असली क्वेश्चन जो एक स्टेबल इन्वेस्टर को क्वेश्चन करना चाहिए, ना कि मेरे को रिटर्न कितना मिलेगा। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निवेशक को दिमाग में रखना चाहिए कि मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, कितने का लॉस में बर्दाश्त करने की ताकत है मुझ में। वो समझे बिना हम लोग निवेश करेंगे तो बेस्ट रिटर्न के पीछे जाएंगे, तो जैसे रिटर्न है, जहां पर रिटर्न है वहां पर रिस्क है, it is proportionate, right? The number of the higher the return, higher the risk factor. जितना ज्यादा आपको रिटर्न का पोटेंशियल है उतना रिस्क का फैक्टर भी वहीं पे ज्यादा है। तो रिटर्न के पीछे आंख बंद करके भागते हैं, वो मिस्टेक कर देते हैं हम। और रिटर्न के अलावा काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनको मिस नहीं करना चाहिए, जहां पे वो मिस्टेक होती है हमसे। तो कोई भी मंझा हुआ इन्वेस्टर भी है, वो रिटर्न्स के पीछे भागने जब शुरू कर देगा बिना किसी थॉट प्रोसेस के, तो वहां पे गलतियां हो जाती हैं। अब रिटर्न के पीछे क्यों नहीं भागना चाहिए, ये उसका मैं आपको एविडेंस बेस्ड आपको जस्टिफिकेशन दूंगा। ये इस टेबल में ना जितने भी म्यूचुअल फंड है, टॉप 30 म्यूचुअल फंड्स हैं, उसका रैंकिंग दिया हुआ है। जनरली क्या होता है, मैं ये म्यूचुअल फंड के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो लोगों का टेंडेंसी क्या होता है, पिछले 3 साल में जिस फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उस फंड में पैसा लगा देते हैं। जनरल ये टेंडेंसी होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी कोई भी म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहा है, या आपके जान पहचान में कोई म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है, उनका आप देखिएगा जनरल टेंडेंसी होता है कि पिछले 3 साल में जो फंड ने अच्छा किया है, मनी कंट्रोल पे देखेंगे, कोई वेबसाइट पे जाएंगे, पिछले 3 साल का अच्छा रिटर्न मिला है, उसमें पैसे डाल दिए, ठीक है। तो इस सिनारियो में मैं आपको ये डेटा के साथ प्रूव कर सकता हूं कि ये डिसीजन जो है, पिछले 3 साल में जो इस फंड ने अच्छा किया है उसमें पैसा डालने से आप हमेशा गलत डिसीजन लोगे, ठीक है। यहाँ पे 3-3 साल का होराइजन वाला, जैसे अभी करंट कंटेक्स्ट में एग्जांपल लेते हैं 2020, ये राइट साइड पे, राइट कॉर्नर पे मैं टेबल पे हूँ। 2020 से 22 का जो 3 साल का पीरियड था, ठीक है, उसमें जो नंबर 1 फंड था 2020, 21, 22, ये 3 साल के पीरियड में जिसने सबसे अच्छे रिटर्न दिए, जिस फंड ने, ये नंबर 1 रैंकिंग फंड है, उसका नेक्स्ट 3 साल यानी 2023 से लेके 25 का 3 साल में रैंकिंग क्या था। टॉप जो परफॉर्मिंग फंड था 2020 से 22 के पीरियड में, उसका रैंक नेक्स्ट 3 साल में 56 रैंक, ठीक है। सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग फंड 2020 से 22 में, उसका नेक्स्ट 3 इयर्स में रैंकिंग है 202। मतलब कितना खराब परफॉर्मेंस हुआ रहेगा, राइट। इस तरीके से आप देख सकते हो। और प्लस काफी सारे एग्जाम्पल हैं, आप यहाँ पे देखिए 2018 से 20 का जो 3 साल का पीरियड था, उसके जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है, उसका जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो 2021 से 23 के पीरियड में 198th रैंक पे है। 190 रैंक, पहला जो फंड था उसका नेक्स्ट 3 इयर्स में 190 रैंक आ गया। इसी तरीके से आप कोई भी उठा के देख लीजिए फंड, जो पहले नंबर पे है वो नेक्स्ट 3 साल में कहाँ है। कभी भी कंसिस्टेंटली, बहुत रेयर केस होगा, अभी जैसे 2011 से 13 के पीरियड में जो फंड 1 नंबर पे चल रहा था, वो रेयर केस में अगले 3 साल वो भी 1 नंबर पे ही रहा। ऐसा बहुत रेयर इंस्टेंसेस में होता है। अदरवाइज ये सिलसिला बरकरार रहता है। यानी जो इस साल ये पिछले 3 साल में जो फंड ने अच्छा किया है, वो अगले, जरूरी नहीं है वो अगले 3 साल भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब इसके उलट, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आता हूं। एक सेकेंड, इसकी अगली साइड का डेटा, ये इस स्लाइड का डेटा क्या बता रहा है, जो फंड इस करंट 3 ईयर में फर्स्ट रैंक पे है, वो पिछले 3 साल में कौन से रैंक पे था।
ठीक है। तो करंट करंट सिनारियो में 2023 से 2025 के समय में जो फंड दूसरे नंबर पर है, देखिए यहाँ पे, वो पिछले 3 साल 48 नंबर पे था। जो फर्स्ट रैंक पे अभी है वो तो पिछले 3 साल में कहीं पे भी नहीं था, उसका रैंकिंग ही नहीं था। ठीक है। और यहां पर भी देख लीजिए 2022 से 2024 का जो 3 साल का पीरियड था, उसमें उसमें जो फर्स्ट रैंकिंग म्यूचुअल फंड है वो उसके पिछले 3 साल में 42nd रैंक पे था। आपको अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं तसल्ली से देखने के लिए कि जो अभी पहला नंबर का फंड है वो पिछले 3 साल में कहाँ था, उसका आपको आइडिया आ जाएगा। तो कभी भी परफॉर्मेंस को चेज नहीं करना है। जो अच्छा कर रहा है वो हमेशा अच्छा करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ये एक गलती हमको अवॉइड करनी है। उसके बाद दूसरी जो गलती है, रीसेंसी बायस जिसे कहते हैं। रीसेंसी बायस यानी अभी पिछले कुछ समय में, जैसे ये रिलेटेड है पहले वाले पॉइंट से, ये पॉइंट भी रिलेटेड है कि अब जैसे हम लोग देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में गोल्ड और सिल्वर ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया। तो हमारा जनरली टेंडेंसी क्या हो जाता है, ये जो रिटर्न आया है वो आगे भी चलता रहेगा तो मैं अभी एंटर कर लेता हूं। 100% कोई चीज चल चुका है तो आने वाले अगले साल में भी वो 100% चलेगा क्या? लॉजिकली ये फिट बैठती है बात? नहीं बैठती है। बट लोग ये टेंडेंसी को फॉलो करते हैं। अभी जैसे 2021 से लेके 2023 तक, 2021 से कोविड के बाद जो मार्केट जब सुधरना शुरू हुआ, तो 2021 से 2023-24 का पीरियड था जब स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स जो यानी जो छोटी कंपनियां हैं, मिड साइज और छोटी साइज की कंपनियां हैं, उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो जो म्यूचुअल फंड की स्मॉल कैप कैटेगरी है उसने एक साल में 60%, 60% रिटर्न दिया था। ठीक है। तो ये अबनॉर्मल रिटर्न है, अबनॉर्मली हाई रिटर्न है। तो हुआ क्या, 2023-24 में लोगों ने भर भर के स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और वहीं से इन फंड्स का अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो गया। आज अगर देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप ने 2 साल में रिटर्न या तो 0 दिया है या तो नेगेटिव दिया है। करेक्ट। अभी पिछले एक साल में हमारे जैसे पुराने, मैंने पहले जो एक चार्ट बताया, इंडिया ने सबसे अंडर परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट्स में। यूएस के टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, एआई रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, तो मोस्ट ऑफ द एआई रिलेटेड जो कंपनियां हैं यूएस में लिस्टेड हैं। तो यूएस मार्केट में नैस्डैक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एक साल का रिटर्न 20% के ऊपर है। इंडिया का रिटर्न 8% के करीब है। ठीक है। तो लोग यूएस मार्केट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इंडियन मार्केट्स को छोड़ के, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी पिछले 1-2 साल का परफॉर्मेंस अच्छा आया है। तो रिसेंसी बायस जो होता है ना, कि पिछले 1 साल 2 साल में जिस चीज ने अच्छा किया है हमको वहीं पे दौड़ना है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो पिछले साल में जो जिसने अच्छा किया है वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसका इट इज वेरी सिमिलर टू ड्राइविंग अ व्हीकल लुकिंग एट द रेयर व्यू मिरर। आप गाड़ी चला रहे हो, आपका ध्यान आगे के रास्ते पे होना चाहिए ना, ना कि पीछे क्या हो रहा है। पीछे के रास्ते पे रेयर व्यू मिरर से जो देखते हैं उसको रेयर व्यू मिरर ड्राइविंग कहते हैं, राइट। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स येट। लोग पिछले परफॉर्मेंस को ज्यादा महत्व देते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, ये सेकंड गलत डिसीजन होता है। अब उसका उदाहरण, उसको आपको मैं स्टैटिस्टिकल एविडेंस देता हूं। हर साल आप देखोगे ये ईयर वाइज है, कैलेंडर ईयर वाइज रिटर्न, कौन से एसेट क्लास ने कितना रिटर्न दिया है। अगर आप देखोगे पिछले 2 साल में गोल्ड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, 29% रिटर्न 2024 में, 2025 में 76% रिटर्न। ठीक है। जबकि यूएस मार्केट ने भी पिछले 2 साल में अबव एवरेज रिटर्न दिया है, 28% और 24% के करीब। हमारी इंडियन मार्केट ने 10-11% के रेंज में रिटर्न दिया है, राइट। तो अभी नेचुरली 2 साल से इक्विटी, इंडियन इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिया है, गोल्ड और यूएस मार्केट ने अच्छा किया है। तो सारे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, राइट। जबकि होता इसका उल्टा है। आपको जिस मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है, जहां पे आपको वैल्यूएशन कम मिल रहा है, आपको प्रॉफिट होने का चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे इंडियन इक्विटीज में बढ़ जाता है। हिस्टोरिकली भी आप देखिए, अगर 2022 में यूएस मार्केट ने सबसे खराब परफॉर्म किया था,
यूएस मार्केट 2022 में नेगेटिव 9% था। उसके अगले साल सबसे टॉप परफॉर्मिंग में यूएस मार्केट आ गया, राइट, 27%। और उसके एक साल पहले 2021 में आप देखोगे यूएस मार्केट सबसे टॉप परफॉर्मिंग था, करेक्ट। और 2020 में भी देखिए गोल्ड सबसे टॉप परफॉर्मिंग, गोल्ड नेक्स्ट ईयर क्या किया, सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग, करेक्ट। तो ये जो विनर्स है ना, विनर्स रोटेट होते रहते हैं। हम लोग विनर्स को चेस करते जाएंगे तो हम लोग गलत डिसीजन लेते जाएंगे। आपको डिसीजन कब कैसे लेना है, आप वो मैं उसका फ्रेमवर्क भी मैं आगे बताऊंगा, बट चूजिंग द विनर्स, जो भी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको मेरे पोर्टफोलियो में डाल दूं, ऐड कर दूं, ये सही डिसीजन नहीं है। सिमिलरली जैसा ये वर्ल्ड मार्केट्स या ग्लोबल एसेट क्लासेस का है, उसी तरीके से इंडियन मार्केट में जो निवेशक हैं वो लोग क्या करते हैं, लार्ज कैप परफॉर्म करेगा तो लार्ज कैप लेंगे। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया, 2021 से लेके 2020 कोविड के बाद से स्मॉल कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। एक साल में 50%, 49% 2023 में चला था, 2024 में भी 27% चला था। मिड कैप और स्मॉल कैप देखेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो लोगों ने यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप में सबसे ज्यादा पैसा निवेश करना शुरू कर दिया। बट हुआ क्या उसका परिणाम, 2025 का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो लार्ज कैप ने 10% रिटर्न दिया, मिड कैप ने 6% सिर्फ रिटर्न, यानी इसने तो एफडी के रिटर्न को भी बीट नहीं किया। जहां पे स्मॉल कैप ने तो नेगेटिव रिटर्न दिया है, करेक्ट। तो आप जो रीसेंट परफॉर्मेंस को चेस करेंगे तो हमारा परिणाम जो है वो गलत होता है ज्यादातर केसेस में, राइट। सो ये है दो गलतियां जो हमको नहीं करनी है। तीसरा है, अगेन आप देखोगे तो जो भी मिस्टेक्स मैं बता रहा हूं ना, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तीसरा है, हर्ड को फॉलो नहीं करना, यानी झुंड को फॉलो नहीं करना। जो सब कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है सही है, राइट। काफी बार क्या होता है, हम हमारे फ्रेंड किसकी, हमारे जान पहचान वाले ने कहीं पे निवेश किया, उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स बन गए, तो हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर देते हैं बिना सोचे समझे कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्ट करने का, उनका टाइम होराइजन क्या है, उन्होंने कब इन्वेस्ट किया है और आप किस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हो। ये सब जाने बिना, ये सब समझे बिना हम लोग ब्लाइंडली किसी और के निवेश के स्टाइल को, के किसी और के निवेश के डिसीजन को हम अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रेप्लिकेट कर देते हैं। कहीं व्हाट्सएप पे किसी का फॉरवर्ड आ गया, अरे ये फंड बहुत अच्छा गया है, मुझे इतना रिटर्न, पिछले एक साल में 60% रिटर्न बन गया इस फंड में, तो हमने भी डाल दिया। प्लस बाजार जब ऊपर नीचे होता है, काफी मूवमेंट होता है, तो न्यूज़पेपर में भी हेडलाइंस ऐसे ही छपती हैं। पिछले 2 दिन का अगर आप न्यूज़पेपर कोई भी उठा लो, आज का भी न्यूज़पेपर देखोगे तो आईटी कंपनी, आईटी सेक्टर में बहुत गिरावट आई है, ठीक है। तो आपको हेडलाइन हमेशा नेगेटिव मिलेगा। आईटी की कंपनियां 10% 20% डाउन हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में इंडियन आईटी कंपनीज को भारी नुकसान हो गया। तो ये न्यूज की हेडलाइन देख के इन्वेस्ट करेंगे, या जब जहां ज्यादातर लोग निवेश कर रहे हैं उस डायरेक्शन में आप चले जाएंगे, तो गलतियां हमेशा होती हैं। अभी जैसे सेम हो रहा है गोल्ड सिल्वर के लिए, सब लोग इन्वेस्ट करने को देख रहे हैं। किस आपके जान पहचान में किसी ने सिल्वर में पैसा डाला होगा 2 साल में, उसका पैसा हो गया 2 गुना, तो वो उससे प्रभावित हो जाते हैं हम लोग, राइट। कितनी बार ऐसा हुआ रहेगा, आप खुद सोच के देखिए। आपके निवेश के डिसीजन आपने किसी और के कहने पे लिए हैं, ना कि अपने खुद के सोचे समझे डिसीजन लिए होंगे। तो हर्ड मेंटेलिटी जिसे बोलते हैं ना, कि जहां पे सारी दुनिया जिस डायरेक्शन में भाग रही है उसी डायरेक्शन में हम भागेंगे, तो ये भी 90% ऑफ द टाइम यहाँ पे हमारे मिस्टेक होती है, राइट। ये हो गई हमारी बिहेवियरल मिस्टेक्स, ये हमारी बिहेवियर के चलते हमसे मिस्टेक होती हैं, ठीक है। दूसरा है स्ट्रक्चरल मिस्टेक, यानी जो आपने शुरुआती ढांचा, अभी जैसे कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन बन रहा है, वो फाउंडेशन ही अगर वीक है तो वो बिल्डिंग ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। तो वही होता है काफी लोगों के साथ, जब निवेश करना शुरू करते हैं, शुरुआती तौर पे ही जो गलतियां हम लोग करते हैं ना, वो आगे चल के बहुत भारी पड़ती हैं। तो वो शुरुआती मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, वो हम लोग आगे समझते हैं। अब सिमिलरली, यानी जब मार्केट, अगर आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है,
बुल मार्केट में इन्वेस्ट किया, जैसे कोविड के बाद, जैसे कोविड 2020 में आया था, उसके बाद मार्केट में गिरावट आई अच्छी खासी, और फिर इक्विटी मार्केट्स ने चलना शुरू किया। तो तब क्या हुआ, वही जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल में बताया, मिड एंड स्मॉल कैप बुल मार्केट में आप क्या करोगे, जितना भी आपका पैसा है सब इक्विटी में लगा दोगे। जो भी इन्वेस्टिंग सरप्लस है, समझो आपके पास 1 लाख रुपया निवेश करने के लिए है, तो आप आंख बंद करके सारे स्टॉक्स में लगा दोगे। आप वो नहीं सोचोगे कि मुझे कहीं डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि क्या, क्योंकि बुल मार्केट में सबका कॉन्फिडेंस हाई होता है। तेजी के बाजार में हमको कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मेरा पैसा तो बनेगा कुछ वक्त तक, जबकि बनता भी है पैसा, बट वो हमेशा नहीं रहता है, राइट। बुल मार्केट में क्या हो जाएगा, ओवर एग्रेसिवली हम लोग इक्विटी में लॉन्ग कर देंगे। उस वक्त पे हम लोग एसेट एलोकेशन नहीं सोचेंगे कि मुझे इक्विटी में इतना रखना है, मुझे डेट में इतना रखना है, थोड़ा सा गोल्ड में होना चाहिए, राइट। तो जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रही है उसी डायरेक्शन में हम ज्यादा पैसा लगाते जाएंगे बिना ज्यादा थॉट दिए। तो बुल मार्केट में पोर्टफोलियो 90-100% स्टॉक्स में रहेगा। जब मार्केट करेक्ट करेगा, 1-2 साल रिटर्न नहीं बनेगा, तो क्या करेंगे, स्टॉक्स में से निकाल के सब फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट में डाल देंगे, डेट में डाल देंगे, एफडी में डाल देंगे, राइट। और जब गोल्ड चलेगा तो एफडी से निकाल के गोल्ड में पैसा डाल देंगे। जबकि आपका ऑप्टिमल एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, आपके सर्कमस्टेंसेस, आपका एज के हिसाब से 60-80% आपको इक्विटी में रहना चाहिए, 60-70% इक्विटी में, 30% डेट में, 15-20% गोल्ड में। इस तरीके का एसेट एलोकेशन आइडियली हमेशा होना चाहिए, बट हम लोग टिल्ट उस तरफ कर देते हैं जहां पे ज्यादा रिटर्न बन रहा है, वहीं पे हमारा एसेट एलोकेशन उस तरफ टिल्ट हो जाता है। तो वो मिस्टेक जो है, एसेट एलोकेशन का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसका भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण के थ्रू बताता हूं कि एसेट एलोकेशन करने से आपको पोर्टफोलियो लेवल पे क्या फर्क पड़ता है और आपका एवरेज रिटर्न पे क्या फर्क पड़ता है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया था ना कि इक्विटी मार्केट में हम लोग प्रभावित हो जाते हैं परफॉर्मेंस से, और कब नीचे आ जाता है जब, तो हम लोग पूरा डिफेंसिव हो जाते हैं। अब आप ये देखेंगे निफ्टी का पिछले 25 साल का डेटा है, ठीक है। एनुअल जो रिटर्न बना है, ये ऊपर जो ग्रीन बार है वो एनुअल आपका रिटर्न कितना बना है, और उस साल में सबसे खराब, मतलब सबसे डाउन पॉइंट क्या था, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो एवरेज जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है पूरे साल में, सबसे खराब जो जाता है एवरी ईयर, हर साल मार्केट नीचे तो जाता ही है, ठीक है। रेंज अलग अलग हो सकता है, बट हर साल मार्केट नीचे तो जाता है, बट नीचे जाने के बाद ऊपर ही क्लोज देता है। सो एवरी ईयर मार्केट, आप अच्छी अच्छी मार्केट भी हो ना, जब बुल मार्केट भी हो, उसमें भी करेक्शंस आते रहते हैं, ठीक है। अब पिछले साल में 2025 में देखोगे तो 8% नीचे गया था मार्केट, बट क्लोजिंग 12% ऊपर आया था। ऐसे पिछले 3 साल 4 साल में देखोगे एवरी ईयर कम से कम 10% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न आया है, बट उसके बावजूद मार्केट ने ईयर एंड पे क्लोजिंग पॉजिटिव दिया है। अब जैसे कोविड का वक्त देख लेते हैं, 2020 का जो वक्त था, फरवरी और अप्रैल के पीरियड में मार्केट 38% डाउन गया था, बट उस वर्ष, कोविड के वर्ष में भी 16% पॉजिटिव रिटर्न था। कुछ ही साल ऐसे होंगे आप देखोगे जहां पे नेगेटिव में ही क्लोज दिया है, जैसे 2011 में, 2008 में, 2001 में, ये कुछ वक्त था जब नेगेटिव क्लोजिंग मिला है, बट अदरवाइज हमेशा नीचे जाके बाजार रिकवर करके पॉजिटिव में क्लोज देता है। तो हमको शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्या हुआ है, उतार चढ़ाव हुआ है, उसके बेसिस पे हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं लेना है। इसके अलावा गोल्ड में भी अगर हम देखें ना, अभी हम लोग को लग रहा है गोल्ड में काफी रिटर्न बन गया है पिछले 1-2 साल में, बट आप गोल्ड प्राइस का हिस्ट्री भी देखोगे, ये पिछले 40-45 साल का हिस्ट्री है, 1980 से लेके अभी तक का, ठीक है। इसमें आप देखोगे गोल्ड में बहुत लंबा पीरियड ऐसा होता है जब कुछ रिटर्न नहीं बनता है, ठीक है। हालांकि गोल्ड का टेंडेंसी कैसा है कि वो एक झटके में चलेगा, फिर एक रेंज में अटक जाएगा, वो थोड़ा उतार चढ़ाव होता रहेगा, बट वो एक रेंज में अटक जाएगा। इक्विटी मार्केट जैसी वॉलेटिलिटी इसमें गोल्ड में कम होती है, बट गोल्ड भी काफी लंबे समय तक कुछ रिटर्न नहीं देता है। आप यहाँ पे देखिएगा 1980 से लेके 1989 तक गोल्ड में रिटर्न 0 बने, वो एक रेंज में चल रहा था। फिर 1989 से 1996 के पीरियड में सालाना 12% के एवरेज से वो बढ़ा है।
फिर अगेन 6 साल 1996 से 2002 जीरो रिटर्न, फिर 2002 से 2012 में चला है हर साल एवरी ईयर 19% का एप्रिसिएशन मिला है। 2012 से 2019 का फिर 6-7 साल का पीरियड ऐसा आया जहां पे गोल्ड ने कुछ रिटर्न बना के नहीं दिया। राइट होता क्या है कि गोल्ड अगर कोई ना इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है कि गोल्ड हम खरीदते हैं तो बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, बाद में उसका बार बार प्राइस देख के हम लोग इमोशनली डिसीजन नहीं लेते हैं गोल्ड के चक्कर में, जबकि इक्विटी के चक्कर में हम डेली प्राइस देखते हैं। डेली मनी कंट्रोल पे आप स्टॉक जो भी आपके पास है उसका प्राइस तो एक बार चेक करोगे ही करोगे, राइट। और जब बाजार नीचे गया होगा तब स्पेशली चेक करोगे, राइट। बट गोल्ड के लिए वैसा हम लोग नहीं करते हैं। अभी रिसेंट फेज में भी देखोगे 2019 से 2025 में 23% पर एनम का CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से गोल्ड बढ़ा है। आप देखोगे ना जब भी गोल्ड बढ़ा है कोई शॉर्ट पीरियड में बहुत अच्छा चल गया है ना, उसके बाद काफी सालों तक उसमें एक स्टैग्नेशन हो गया है। तो हिस्ट्री यही बताता है, अभी जैसे करंट फेज में भी कुछ सालों में गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो आने वाले कुछ साल में हो सकता है गोल्ड का रेंज में अटक जाए, राइट। तो ये डिसीजन जो पिछले रेयर व्यू मिरर इन्वेस्टिंग जिसको बोल रहा था ना कि पिछले रिटर्न अच्छे हैं तो आगे भी हमेशा अच्छे आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमको एसेट एलोकेशन फॉलो करना है। गोल्ड भी हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए। किस मात्रा में होना चाहिए ताकि हमारे एवरेज रिटर्न जो है वो अच्छे बने। तो आप ये देखोगे चार्ट, इसमें मैंने क्या हाईलाइट किया है, 7 ईयर रोलिंग रिटर्न, ठीक है। इस 7 साल का रोलिंग रिटर्न है, यानी आपने पिछले 7 वर्ष में कभी भी इन्वेस्ट किया हो तो एवरेज रिटर्न क्या बना है। ये आप इस चार्ट में ये जो येलो डॉट्स दिख रहे हैं ना उस पे ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। ये पहला वाला जो है 100% इक्विटी पोर्टफोलियो है, ठीक है। 100% इक्विटी पोर्टफोलियो में पिछले 7 साल का अगर डेटा देखते हैं, 7 ईयर रोलिंग रिटर्न, ये लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न है, तो 15% का आपको एवरेज इक्विटी में रिटर्न बना है, ठीक है। ये एवरेज रिटर्न है। और उसमें वॉलेटिलिटी, रिटर्न्स में वॉलेटिलिटी कितनी आती है, यानी एक साल में, ये 7 साल का एवरेज रिटर्न है, बट एक साल में इक्विटी सबसे खराब कितना हुआ है, 55% माइनस नेगेटिव 55%। और एक साल का सबसे अच्छा रिटर्न क्या बना है इक्विटी में, 110%, ठीक है। ये एक साल, ये जो ब्लू बार और रेड बार दिख रही है वो एक साल का वॉलेटिलिटी है, एक साल का मैक्सिमम और मिनिमम रेंज है, ठीक है। बट एवरेज 15% बना है। तो आप 7 ईयर्स अगर इन्वेस्टेड रहते हो तो इक्विटी में आपको सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, नो डाउट। बट इक्विटी में वॉलेटिलिटी भी इतनी ज्यादा है, राइट। डाउन साइड में भी 55% नेगेटिव पोर्टफोलियो जाता है। सेम चीज अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो गोल्ड में हो, ठीक है, तो 7 ईयर का एवरेज रिटर्न आपका 13% का बना है। और गोल्ड में भी जैसे मैं बता रहा था गोल्ड में नेगेटिव नहीं जाता, ऐसा नहीं है, गोल्ड भी माइनस रिटर्न देता है। 1 ईयर में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस गोल्ड का है -20%, और 1 ईयर में सबसे बेस्ट रिटर्न है 79% जो पिछले साल मिला है। और 7 साल का एवरेज रिटर्न गोल्ड का देखेंगे तो 13% है। इक्विटी का एवरेज रिटर्न 15, गोल्ड का 13, राइट। 2% इक्विटी फिर भी यहाँ पे प्लस है। अब मेन बात जो आती है कि एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन यानी कुछ पोर्शन आपका इक्विटी में हो, कुछ पोर्शन आपका गोल्ड में हो, कुछ पोर्शन आपका फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में हो। वैसा अगर एसेट एलोकेशन करते हैं तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग सिनेरियो लिए हैं। जैसे एसेट एलोकेशन डिसाइड होता है आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर, आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उसके ऊपर, ठीक है। तो कोई 70% इक्विटी, 15% डेट, 15% गोल्ड का पोर्टफोलियो है, ठीक है। आपका 70% सिर्फ 100 मान के चलिए आपके 100 रुपए डालने हैं, 70 रुपए इक्विटी में डालेंगे, 15 रुपया फिक्स्ड इनकम में डालेंगे और 15 रुपया गोल्ड में डालेंगे। ऐसा अगर एसेट एलोकेशन करते हो तो आप देखोगे एवरेज रिटर्न आपका सेम बना है जितना इक्विटी का बना है, राइट। 30% इक्विटी कम ली है, फिर भी इक्विटी का रिटर्न जितना बना है आपका एवरेज 7 ईयर्स में उतना ही रिटर्न बना है, ठीक है। इसका दूसरा इंपैक्ट देखिए, इक्विटी में डाउनसाइड रिस्क एक साल में 55% का था, ये पोर्टफोलियो में डाउनसाइड रिस्क घट के 35% का है, माइनस नेगेटिव जो गया है सबसे खराब वो 35% गया है, राइट। सिमिलरली आप अगर देखो 70-30
इक्विटी और डेट का पोर्टफोलियो करोगे, गोल्ड इसका एलिमेंट, गोल्ड का एलिमेंट निकाल दिया इस पोर्टफोलियो में से, तो आपका एवरेज रिटर्न 13.9% बना है, राइट। इसमें गोल्ड नहीं है और यहाँ पे गोल्ड डालने से रिटर्न में 1% का इजाफा हुआ है, करेक्ट। दूसरा और एक पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन 50% इक्विटी, 25% फिक्स्ड इनकम, 25% गोल्ड। अब ये पोर्टफोलियो में देखोगे इक्विटी में 15.1%, यहाँ पे 14.2%, यानी ऑलमोस्ट 1% जितना ही डिफरेंस है, 0.9% का डिफरेंस है इस पोर्टफोलियो में। बट यहाँ पे गौर करने वाली चीज है 50% ही इक्विटी है मेरे पास। अब यहाँ पे देखिए डाउनसाइड कितना प्रोटेक्ट हुआ है। इक्विटी में जहां पे 55% डाउनसाइड एक साल में आ सकता था, इस पोर्टफोलियो में डाउनसाइड ऑलमोस्ट गोल्ड के बराबर है, 21%, करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये पोर्टफोलियो कम वॉलेटाइल है। आपने इक्विटी का रिस्क कम लिया बट आपको फिर भी रिटर्न में ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया है, रिटर्न में हार्डली 1% से भी कम का इंपैक्ट आया है, बट आपका डाउनसाइड अच्छा प्रोटेक्शन मिला है। आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, इक्विटी में भी डाला थोड़ा, थोड़ा फिक्स्ड इनकम में भी डाला, थोड़ा गोल्ड में भी डाला, करेक्ट। सेम चीज अगर आप यहाँ पे कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, यानी जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, वैसे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी मैक्सिमम 30-40% देंगे। तो 30% इक्विटी पोर्टफोलियो और 35% डेट, 35% गोल्ड वाले पोर्टफोलियो का रिटर्न 7 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न 13% है। और यहाँ पे डाउनसाइड देखिए, क्योंकि इक्विटी मैंने कम कर दिया और सामने फिक्स्ड इनकम और गोल्ड बढ़ा दिया, तो इसमें डाउनसाइड वर्स्ट रिटर्न इन 1 ईयर इज जस्ट -8.5%, राइट। तो ये एसेट एलोकेशन फ्रेमवर्क से क्या होता है, जो फ्लक्चुएशन, वाइल्ड फ्लक्चुएशन ईयर ऑन ईयर होता है ना, वो आपके पोर्टफोलियो में से कम हो जाता है। एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो वो भी जैसा पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से एवरेज रिटर्न कम होता है। बट एक आइडियल एसेट एलोकेशन अगर आप चूज करोगे तो कम रिस्क लेने के बावजूद आपका रिटर्न ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है। ये डेटा से ये प्रूव होता है, करेक्ट। अब एसेट एलोकेशन कैसे होना चाहिए, एसेट एलोकेशन कैसे डिसाइड होगा, क्या होना चाहिए आपका। आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड होगा आपके एज के ऊपर, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। रिस्क प्रोफाइल यानी आपका रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आप कितना पोर्टफोलियो को नेगेटिव जाते हुए देख सकते हो। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया, पोर्टफोलियो अगर 50% नेगेटिव हो जाता है, उस सिनेरियो में आपका रिएक्शन क्या होगा, आप सारा कुछ बेच दोगे, पैनिक हो जाओगे। ये आपका रिस्क प्रोफाइल डिटरमाइन करता है। प्लस आपका टाइम होराइजन ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, आप 3 साल के लिए निवेश कर रहे हो, 10 साल के लिए कर रहे हो, 20 साल के लिए कर रहे हो। तो टाइम होराइजन भी बहुत मायने रखता है, कितने वक्त के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, उसके बेसिस पे आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड होता है। फिर आपकी इनकम स्टेबिलिटी कितनी है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसका हाई रिस्क जॉब है, कभी भी उसको जॉब में से रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है या उसका सैलरी कट हो सकता है, अगर इनकम स्टेबल नहीं है, राइट। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में कुछ महीने बहुत अच्छा इनकम आ गया, कुछ महीने कुछ जीरो इनकम आ गया, तो आपका इनकम स्टेबिलिटी कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर आपका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग हैं फैमिली में, बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ रखना है कि नहीं, कितने लोग कमाने वाले हैं फैमिली में, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और लास्टली आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है, आपको ये पैसा डाल के क्या अचीव करना है, कौन सा गोल अचीव करना है। रिटायरमेंट के लिए डाल रहे हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए डाल रहे हो, या बच्चों के मैरिज के लिए डाल रहे हो, तो क्या एंड गोल है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा आपका एसेट एलोकेशन क्या है। सिर्फ एक मतलब सिंपल एसेट एलोकेशन, तो मैंने पिछले स्लाइड में आपको सिंपल एसेट एलोकेशन बताया था, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो ही एसेट एलोकेशन, ये ही एसेट एलोकेशन आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। ये आपका क्या एसेट एलोकेशन होगा, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिटरमाइन होगा कि आपके लिए इक्विटी परसेंटेज आपके पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए, गोल्ड कितना होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम कितना होना चाहिए, उस बेसिस पे होगा। सो आप किसी और का एसेट एलोकेशन ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो वो भी आपके लिए उचित नहीं है। अभी एसेट एलोकेशन के लिए ना अगर कोई भी निवेश कर रहा है इंडिया में, तो राकेश झुंझुनवाला का तो नाम सुना ही होगा। मैंने उसका एक वीडियो निकाला है, उसने एक MBA कॉलेज है वहां पे एक लेक्चर दिया था जब वो जीवित थे। तो हालांकि राकेश झुंझुनवाला जी अभी हमारे बीच नहीं है,
बट ये राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। हार्डली कोई ऐसा इंसान होगा जो इनका नाम नहीं जानता होगा। उनका एक वीडियो है 1 मिनट का, वो हम सुनते हैं, 1-1.5 मिनट का वीडियो है। अगर इसकी ऑडियो नहीं आ रही होगी तो मुझे प्लीज चैट पे बताइएगा, तो मैं कुछ करता हूँ। मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ अभी। ऑडियो आ नहीं रही सर। ऑडियो आ रहा है सर? नहीं सर। नहीं आ रहा है, ओके। सो मैं एक बार ये प्रेजेंटेशन स्टॉप करके वीडियो अलग से प्ले करने को ट्राई करता हूँ। ये फिर से इसमें ऑडियो आ रहा है कि नहीं मुझे बताइएगा। Okay. Now I want to go about personal investing. अभी ऑडियो आ रहा है, एक बार चेक जी सर। करेंगे। जी जी आ रहा है Okay. A lot of people are interested about investing. But what is this act of investing? How does it start? Why do you link investing only to the stock market? Investing can have various asset classes, no? So the first task of an investor is asset allocation. Should I put the money in debt? Should I put the money in equity? Should I put the money in gold? Should I put the money in land? Right? Should I put the money in art? So how do I allocate my assets? Now, how important is this asset allocation? See, I had to do nothing in life. In 1971, if I had bought gold, in 1980, if I had sold that gold and bought the Nikkei, and 1989, I had sold the Nikkei and bought the Nasdaq, my return would have been 26% compounded. 26% compounded means your money doubles in some 33 months. So over a period of 30 years, your money will be some 40, 50, 60 times. Right? So this is how important the task of asset allocation is. So the starting point of investing is where, just because Rakesh Janwala says, don't put all your money in equity. Right? For any investor. Okay? So your first task is allocation. And there can be courses and courses and courses on allocation. And it is the 60% result is your allocation of asset and 40% is specific asset. राइट। सो ये वीडियो में राकेश झुनझुनवाला जो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने 5,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था स्टॉक मार्केट में, और उनका जो पोर्टफोलियो है उनके जाने के बाद भी वो कुछ 15,000 करोड़ रुपए का है। 15,000 करोड़, 5,000 से निवेश शुरू किया था, 15,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है। सो उनके मुताबिक भी एसेट एलोकेशन इज अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला, एसेट एलोकेशन आपका सही है तो बाकी की सारी चीजें आपकी फिर फिट बैठेंगी। करेक्ट। सो आगे बढ़ते हुए दूसरा चीज, एसेट एलोकेशन के साथ में क्या चीज इंपॉर्टेंट है जो काफी लोग मिस कर देते हैं, कि वो प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं, प्रोसेस के पीछे। प्रोसेस एक जो एसेट एलोकेशन का फ्रेमवर्क है, एसेट एलोकेशन का जो प्रोसेस है वो नहीं फॉलो करके प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं। होता क्या है कि कोई भी निवेशक भी आते हैं हमारे पास भी ना, तो मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मुझे बॉन्ड्स में करना है। अभी एक नई कैटेगरी आई है म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच में, एसआईएफ, जो पिछले साल ही लॉन्च हुई है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें 10 लाख का मिनिमम टिकट साइज है। तो न्यूज़पेपर में पढ़ के, किसी मैगजीन में पढ़ के, कोई इंस्टाग्राम पे किसी इन्फ्लुएंसर की रील देख के, इंक्वायरी ऐसे आती है, मुझे एसआईएफ में इन्वेस्ट करना है, मुझे पीएमएस में इन्वेस्ट करना है। प्रोडक्ट के पीछे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि
ओवरऑल मेरे पोर्टफोलियो में कहाँ पे कोई प्रोडक्ट फिट हो रहा है बेस्ड ऑन मेरा एसेट एलोकेशन क्या है, राइट। हार्डली कोई इन्वेस्टर, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर कभी एसेट एलोकेशन का फ्रेमवर्क के बारे में सुना भी कम होगा, फॉलो तो उससे भी कम लोग करते हैं, राइट। तो जो इन्वेस्टर प्रोडक्ट के पीछे भागते हैं वो हमेशा नुकसान या गलतियां करते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट सही है या नहीं है वो अलग बात है। वो प्रोडक्ट आपके लिए सही है पहले तो वो चूज करना है, राइट। आपके लिए अगर सही भी है तो क्या करंट एट दिस पॉइंट आपके पोर्टफोलियो में आपके लाइफ स्टेज के हिसाब से वो फिट बैठता है कि नहीं, आपके गोल जो अचीव करना है आपको उसके लिए वो प्रोडक्ट सही है या नहीं, वो जाने बिना प्रोडक्ट खरीद लेंगे तो गलतियां होंगी, राइट। सो जो इन्वेस्टर लैक करते हैं वो रिस्क असेसमेंट, खुद का रिस्क टॉलरेंस जानते नहीं है, राइट। प्रोडक्ट में निवेश कर दिया, अभी जैसे हाई टिकट साइज वाला है SIF जो प्रोडक्ट है 10 लाख का निवेश कर दिया, बट उसमें आपको लिक्विडिटी मिलेगी कि नहीं। आप अगर 10 लाख निवेश कर दिया है, आपको 5 लाख की अर्जेंट जरूरत पड़ी तो वो आप प्रोडक्ट में से पूरा 10 लाख आपको निकालना पड़ेगा, पार्शियल विड्रॉल कर नहीं सकते हो आप, राइट। आपका खुद का कैश फ्लो का प्लानिंग, आपके जो फ्यूचर में जो अभी बीच में थोड़े टाइम में ही आपको कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है और आपने निवेश कर दिया और निवेश वो लॉक इन वाला हो गया, राइट, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और गोल के बेसिस पे इन्वेस्ट नहीं किया तो प्रोडक्ट फोकस रख के प्रोसेस को साइड पे रख दिया तो वहां पे गलती होनी है। तुरंत पता नहीं चलेगा बट वो आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट आपको पता चलेगा और वो गलती का रियलाइजेशन थोड़ा लेट होता है। प्रॉब्लम ये है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है ना तुरंत समझ में नहीं आती है, कुछ साल बाद, कुछ वक्त बीतने के बाद हमें समझ में आता है और तब तक काफी बार बहुत देर हो चुका होता है। अब दूसरा जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट इज डिसीजन मिस्टेक्स। लास्ट 2 मिस्टेक्स जो है वो है डिसीजन, यानी इस गलत समय पे गलत डिसीजन लेने की वजह से क्या मिस्टेक्स होती है वो समझते हैं। एक है कि टाइमिंग करना, यानी मार्केट अगर चल रहा है तो वो अभी मार्केट समझो फॉर एग्जांपल पिछले 1-2 साल से रिटर्न नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, अभी नहीं, जब मार्केट चलना शुरू करेगा तब पैसा डालेंगे। अभी क्या करते हैं, इक्विटी में से पैसा निकाल के हम गोल्ड में डाल देंगे, क्यों? क्योंकि गोल्ड चल रहा है, राइट। जबकि एक्चुअल फैक्ट ये है कि टाइम इन द मार्केट, यानी इन इक्विटी के कंटेक्स्ट में ये बोला जाता है कि इक्विटी मार्केट में आपका पैसा जितने लंबे समय तक लगा हुआ है, निवेश किया हुआ है, उतना आपके रिटर्न के लिए प्रोबेबिलिटी अच्छा बढ़ जाता है। या ना कि आपको टाइमिंग करना है, एंट्री और एग्जिट, बाय सेल करते हुए एंट्री कब लेना है इक्विटी में, एग्जिट कब लेना है, ये करने से आप ब्रोकर का पैसा बढ़ा रहे हो, आपका खुद का नुकसान कर रहे हो, राइट। जस्ट एक एग्जांपल कि आप सारे लॉ प्रोफेशनल्स हैं, आप कोई केस, आप जज का मूड कि अच्छा है या खराब है वो प्रेडिक्ट करके आप कोई केस विन नहीं करते, आप स्ट्रॉन्ग एविडेंस तैयार करते हैं अपने केस के प्रति, तब जाके यू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द केस। सिमिलरली वेल्थ में प्रेडिक्शन मार्केट कहाँ जाएगा उससे नहीं होता है। मार्केट में निवेश शांति से पेशेंटली इन्वेस्ट करके लंबे समय तक अपने इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन रख के हम लोग मार्केट से पॉजिटिव रिटर्न या अच्छा जो ऑप्टिमल रिटर्न है वो बना सकते हैं। और मार्केट टाइमिंग क्यों नहीं करना चाहिए उसका सबसे बड़ा एविडेंस है कि आप समझो 5 अच्छे दिन मार्केट से बाहर रह गए, यानी मार्केट में आपने समझो टाइमिंग कर लिया, अब मार्केट खराब हो गई है और आप बोला कि अभी निकल जाएंगे हम और अच्छा होगा जब मार्केट तब डालेंगे पैसा, ठीक है। तो 5 गुड डेज, जो 5 अच्छे दिन होते हैं मार्केट के, वो भी मिस कर दोगे ना तो आपके वेल्थ पे कितना बड़ा इंपैक्ट होगा ना, वो भी डेटा से समझते हैं हम अगले वाले स्लाइड में। ये जो स्लाइड है ना 1999 से लेके 2025 तक अगर आपने इन्वेस्टेड रहे, 10 लाख रुपया आपने लगाया था 1999 में, ठीक है। अब जो 1999 से 2025 तक ये 10 लाख रुपया आपने एवरीडे मार्केट में इन्वेस्टेड रहता, ठीक है, तो आपका रिटर्न कितना बनता, ये 10 लाख का बढ़ के हो जाता 3.14 करोड़, ठीक है। 3.14 करोड़ आपके 10 लाख का वैल्यू हो जाता। आपने यहाँ पे ये असम्पशन ये है 1990, क्योंकि ये मैं लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट बताना चाह रहा हूँ, इसके लिए आपके लिए बहुत लंबा पीरियड, 25 साल से ज्यादा का पीरियड मैंने लिया है।
तो 25 साल पहले अगर आपने निवेश किया होता 10 लाख रुपया, ठीक है, और बीच में कभी भी आपने एंट्री एग्जिट कुछ नहीं किया, आपने पैसा लगा हुआ रहने दिया निफ्टी 50 में, ठीक है, तो आपका 10 लाख का वैल्यू हो जाता आज के तारीख में 3 करोड़। ठीक है, आपने सिर्फ 5 अच्छे दिन मिस कर दिए, आपने पैसा निवेश कर निकाल दिया, ठीक है, और आपने सिर्फ 5 सबसे अच्छे दिन थे मार्केट के जो आपने मिस कर दिए क्योंकि आपने एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग करने का सोचा। तो 5 अच्छे दिन मिस करने से आपका रिटर्न क्या हो गया पता है? 3 करोड़ की जगह पे 1.96 करोड़, 1 करोड़ से भी ज्यादा का घाटा, 1.25 करोड़ रुपए का घाटा, सिर्फ 5 अच्छे दिन आपने मिस कर दिए पिछले 25 साल में। 10 अच्छे दिन मिस कर दिए तो सीधा हाफ हो गया, 55% आपका पोर्टफोलियो डाउन है। जो आपका 3 करोड़ 14 लाख हो सकता था पोर्टफोलियो, अगर 10 अच्छे दिन आपने मार्केट के मिस कर दिए तो वो 1.42 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया। सिर्फ 10 बेस्ट डेज मिस कर दिए। क्यों? क्योंकि आपने टाइमिंग करने की गलती कर ली। उसी तरीके से जितने आप ज्यादा दिन मिस कर दोगे मार्केट में, आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू उतना घटते जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, लास्ट वर्स्ट केस सिनारियो में 10 बेस्ट डे 50 बेस्ट डेज मिस कर दिए पिछले 25 साल में से, सिर्फ 50 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिए ना, तो आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो का वैल्यू सिर्फ 20 लाख है। 94% आपका लॉस है, जो पोटेंशियल बन सकता था पैसा उससे, राइट। ये तो 50 डेज तो भूल जाइए, सिर्फ 5 अच्छे दिन आपने मिस कर दिए, आपका 40% से पोर्टफोलियो का वैल्यू गिर सकता है। तो मार्केट में इन्वेस्टेड रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि मार्केट में टाइमिंग करना एंट्री एग्जिट का, राइट। ये क्लियर डेटा निफ्टी 50 का पिछले 25 साल का आपको बता रहा है। तो कोई भी आपको कहे ना कि अभी मार्केट खराब है, अभी पैसा निकाल देना चाहिए, तो ये चार्ट उसको दिखा देना। या तो आप खुद अगर डिसीजन ऐसा लेने का सोच रहे हो ना, तो पहले ये चार्ट को जरा आप दोबारा रिविजिट कीजिएगा, फिर बताइएगा कि आपका मार्केट टाइमिंग करने का डिसीजन अच्छा होगा या गलत होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट एक मिस्टेक है, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, कि कोई रिटर्न इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, कोई रिटर्न इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ही नहीं है अपने पास। यानी आप निवेश क्यों कर रहे हो, आपका निवेश करने का लक्ष्य क्या है, क्या हासिल करना चाहते हो उससे, वो किसी के पास है ही नहीं। एक रफ आइडिया होगा दिमाग में कि भाई मुझे, चलो ये मेरे बच्चे के फ्यूचर के लिए डाल रहा हूँ, बट आपको बच्चे के फ्यूचर के लिए कितना अमाउंट जमा करना है, राइट, आपका एक गोल होना चाहिए, वो आपको पता ही नहीं है। बट एक फॉर एग्जांपल, काफी बार इंडियन फैमिलीज में हम लोगों ने ये देखा है कि बच्चा पैदा हुआ तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया ये बच्चे के नाम पे, उसको फ्यूचर में काम आएगा, 20 साल बाद पैसा मिलेगा तो उसके लिए एजुकेशन के लिए काम आ जाएगा। बट वो पैसा आपको जो एजुकेशन के लिए मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी से, क्या वो 20 साल बाद उस पहले पैसा जितना आपको चाहिए उतना सफिशिएंट मिलने वाला है कि वो कम पड़ेगा आपको? वो सारी चीजें एक रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए, वो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बीच में ही रास्ता भटक जाते हैं और कहीं और फिर फोकस हो जाता है। तो काफी लोगों के मोबाइल ऐप में आपके पास ट्रेडिंग एप्लीकेशन होंगे, जीरोडा ग्रो ऐप होगा, आपके पास मनी कंट्रोल होगा, आपके पास न्यूज के पोर्टल्स होंगे, राइट, मोबाइल एप्लीकेशन होंगे, फिर आपके बैंक अकाउंट के पोर्टल्स होंगे, बट आपके पास आपका पैसा क्यों निवेश किया हुआ है, कितना पैसा कहाँ निवेश किया हुआ है, किस पर्पस के लिए निवेश किया हुआ है, वो किसी के पास रिटर्न में होता नहीं है, राइट। एग्जिट प्लान, इन्वेस्ट तो कर दिया, एग्जिट कब करना है उसकी स्ट्रेटेजी नहीं होती है। फिर जो पोर्टफोलियो हम लोगों ने अगर एसेट एलोकेशन किया, तो एसेट एलोकेशन को कितने इंटरवल पे चेंज करना है। एसेट एलोकेशन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार 70% इक्विटी, 15% डेट, 15% गोल्ड में डाल दिया और इसको भूल जाओ 20 साल के लिए, ऐसा नहीं होता है। टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना पड़ता है। इक्विटी अगर बहुत ज्यादा चल गया, 70% इक्विटी आपका 85% हो जाएगा। अगर इक्विटी बहुत चल गया तो उसको आपको घटा के दूसरे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, रीबैलेंसिंग करना जिसे बोलते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास रिटर्न में डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो आप आपका निवेश लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो सकते हैं काफी केसेस में, राइट। और क्या होगा, डिसीजन मेकिंग अगर रिटर्न रूल नहीं है तो आप
रैंडमली डिसीजन ले लोगे, आपको जो लगता है ठीक उस समय पे वो डिसीजन ले लोगे, बट वो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के लिए, आपके निवेश के लक्ष्य के लिए सही नहीं हो सकता है, राइट। अब इसके लिए उपाय क्या है? ये सारी चीजों की अगर कुछ कुछ गलतियां कभी कभी हमसे जाने अनजाने में हो सकती हैं, तो उसके लिए उपाय क्या है, उसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपके जो इन्वेस्टमेंट के गोल्स है उसको टाइम पीरियड में डिवाइड कर दो, यानी कि 1 से 3 साल में मुझे कुछ भी निवेश कर रहा हूं जो मुझे 1 से 3 साल के अंदर उसका पैसा रिटर्न चाहिए, वो हो गया शॉर्ट टर्म गोल्स। 3 से 7 साल के लिए जो चाहिए पैसा, 3 से 7 साल बाद चाहिएगा पैसा जिसके लिए मैं अभी आज से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो एक मीडियम टर्म गोल हो गया। और लॉन्ग टर्म गोल यानी 7 8 10 साल के बाद आपको जो भी पैसा चाहिएगा जिस भी गोल के लिए, वो आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। तो हर एक गोल को आप 3 अलग अलग बकेट में डिवाइड कर दीजिए। शॉर्ट टर्म यानी 1 से 3 साल, 3 से 7 साल यानी मीडियम टर्म, 7 years एंड अबाउ लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनेगी, मीडियम टर्म के लिए अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और अलग स्ट्रेटेजी होगी, शॉर्ट टर्म के लिए अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और अलग स्ट्रेटेजी होगी, राइट। कोई भी यहाँ पे ओवरलैप या मिसमैच नहीं चलेगा। फिर आपके जो एसेट एलोकेशन है वो पहले से ही डिसाइडेड होगा, कितना कितना इक्विटी में जाएगा, कितना गोल्ड में जाएगा, कितना डेट में जाएगा, ये डिपेंड करेगा आपके टाइम होराइजन जो ये मैंने बताया गोल्ड के बकेट के हिसाब से, राइट। फिर रीबैलेंसिंग कितने फ्रीक्वेंसी पे करेंगे, एसेट एलोकेशन तो डिसाइड हो गया, बट उसको साल में 1 बार या 2 बार रिविजिट करेंगे, कितना कौन सा एसेट क्लास कितना परफॉर्म किया उसके बेसिस पे कुछ जरूरी है क्या ट्रिगर करना, चेंज करना। और एसेट एलोकेशन को हम लोग रीबैलेंस करते हैं तो उसमें टैक्स इम्प्लीकेशन भी आता है, तो वो उस टैक्स इम्प्लीकेशन को भी ध्यान में रखते हुए टैक्स ऑप्टिमाइज करके रीबैलेंसिंग करनी है। फिर जो भी आपको डिसीजन लेने हैं उसकी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, राइट। बाय और सेल करना है तो क्यों करना है तो वो जस्टिफिकेशन होना चाहिए उसका, राइट। तब और फिर बिहेवियर गार्ड रेल्स, अगर आप खुद से कर रहे हो सारा पैसा, आप सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद से ले रहे हो, तो कोई भी इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। यानी कि मार्केट में क्रैश हो गया, आईटी सेक्टर टूट गया, तो आपके पास कुछ समझो एक्सपोजर है, तो आप एक रिटर्न रूल होना चाहिए कि मैं 2 से 3 दिन तक उसको न्यूज आने के बेसिस पे, प्योरली न्यूज के बेसिस पे नहीं बेचूंगा। 3 4 दिन उसको टाइम दूंगा, देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, मेरा खुद का स्टडी करूंगा, फिर डिसीजन लूंगा। ये सारी चीजें अगर अपने पास रिटर्न में है तो हमसे एक तो क्या है, हम ट्रैक पे रहेंगे और मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होंगे। और यहीं पे अगर एक प्रोफेशनल, जैसे शुरुआत में संजय जी ने बताया मैं एक पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल हूं, तो हम लोग प्रोफेशनली डे इन डे आउट यही काम करते हैं, राइट। हमारा प्रोफेशन ही ये है कि मार्केट के उतार चढ़ाव को इग्नोर करके इन्वेस्टर के गोल्स के लिए, इन्वेस्टर के एसेट एलोकेशन के लिए क्या सही है क्या गलत है उसको ट्रैक करना। तो एक प्रोफेशनल की अगर आप मदद लेंगे तो प्रोफेशनल आपको हेल्प करेगा स्ट्रक्चर डिफाइन करने में, आपको डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टिंग करने में मदद करेगा। फिर आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, आपकी सारी परिस्थितियों को देख के आपका एसेट एलोकेशन आइडियली क्या होना चाहिए आपके गोल्स के लिए, जो आपको आपके गोल को अचीव करने में मदद करेगा। आप ताकि आप शॉर्टफॉल नहीं हो, आपको जो इतना अमाउंट चाहिए जिस वक्त चाहिए उतना आपको मिल जाए, वो एसेट एलोकेशन आपका एक प्रोफेशनल आपको हेल्प कर सकता है, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो वो एक प्रोफेशनल गाइडेंस आपको वहां पे हेल्पफुल रहेगा। ये मेरा प्रेजेंटेशन था आज के लिए, और कुछ अगर किसी को डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस हो, लोग ले सकते हैं। बहुत है सर, मेरा प्रेजेंटेशन यही समाप्त होता है। अगर किसी को कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो हम लोग ले सकते हैं। दीपेश जी, मेरी थी यदि जो भी हम किसी प्रोफेशनल से जो हेल्प लेते हैं तो उनके चार्जेस जो होते हैं वो क्या हमारे फंड बेस पे होते हैं, जो हमारा पोर्टफोलियो होता है उसके अकॉर्डिंगली वो लेते हैं, या कोई फिक्स चार्जेस होते हैं उनकी? ये इसमें 2 अलग अलग तरीके का होता है। एक होता है RIA, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। दूसरा होता है एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। तो RIA जो होते हैं वो एक फिक्स्ड फी लेते हैं,
वो एक आपसे आपका जो भी एसेट जितने भी होंगे या तो एक फिक्स्ड फी आपको कोट कर देंगे या तो एज अ परसेंटेज ऑफ योर एसेट लेंगे। और जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गए या इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो गए जो डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करते हैं, उनका फीस जो है वो अभी जैसे म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान और डायरेक्ट होता है तो उनका कमीशन बेस्ड होता है। एक मिनट सर, दीपक जी जरा म्यूट कर लीजिए, दीपक कुमार गुप्ता जी मुरादाबाद से। तो जो आरआई है उसका फिक्स्ड फी मॉडल होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका जो कमीशन है वो प्रोडक्ट के अंदर इनबिल्ट होता है। अच्छा, आपने शुरू में जो एक RIF और MIF MSP के बारे में बताया था, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। वो किस टाइप के, जैसे सिप का सबको पता है, SIF लोगों को नहीं पता अभी। हाँ, तो वो SIF क्या होता है और आगे जो है। हाँ, राइट। सो SIF एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी है जो सेबी लेके आई है। वो बेसिकली म्यूचुअल फंड कैसा है, म्यूचुअल फंड सबको पता है राइट। म्यूचुअल फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी है, यानी अच्छे स्टॉक्स या कुछ भी लगता है वो बाय करके होल्ड करेगा, वो प्राइस एप्रिशिएट होगा तो आपको उसका फायदा मिलेगा। SIF और जबकि दूसरा उसका अगेंस्ट दूसरा है AIF, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और एक दूसरा है PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो AIF और PMS में क्या है, मिनिमम टिकट साइज अलग है। PMS में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख का चाहिए। ओके। और AIF में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का चाहिए। ओके। म्यूचुअल फंड में तो हम लोग 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं राइट। तो म्यूचुअल फंड और AIF और PMS के बीच में एक कैटेगरी नई लाए है सेबी ने, वो है SIF, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसमें क्या है, मिनिमम टिकट साइज 10 लाख की रखी है, ताकि वो एकदम हाई भी नहीं है और एकदम लो भी नहीं है, यानी एक मिडिल, जो एक हाई मिडिल सेगमेंट में है, मिडिल सेगमेंट में, यानी जिसके पास 10 लाख रुपए तक का है डालने के लिए, निवेश के लिए अमाउंट है। तो ये प्रोडक्ट को डिजाइन ऐसे किया हुआ है कि इसमें आपको पूरी ट्रांसपेरेंसी और जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है म्यूचुअल फंड का मिलेगा, बट जो प्रोडक्ट जो डिजाइन किया हुआ है ना उसमें थोड़े फीचर्स AIF और PMS के भी हैं। यानी AIF जो होता है ना, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं, जो हाई रिस्क और हाई टिकट साइज, अभी 1 करोड़ मिनिमम टिकट साइज है, तो वो इन्वेस्टर तो अच्छा खासा सुलझा हुआ रहेगा, उसका नेटवर्थ इतना बड़ा रहेगा, तो वो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो AIF में एक पॉजिटिव फैक्टर है कि उसमें जैसे इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड खरीद के रखेगा और फिर प्रॉफिट बुक करेगा, बराबर है। आप बाय कर सकते हो, आप शॉर्ट सेल नहीं कर सकते हो। शॉर्ट सेल यानी, शॉर्ट सेल ये कंसेप्ट है कि आपके पास वो शेयर नहीं है बट वो शेयर प्राइस गिरने वाला है, तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में उसका नेगेटिव पोजीशन ले लोगे, यानी फ्यूचर्स में आप सेल कर दोगे, जब भाव नीचे गिर गया तो आप बाय कर लोगे, तो यानी गिरते हुए बाजार से भी आप फायदा उठाओगे, गिरते हुए शेयर प्राइस से भी आप फायदा उठाओगे, तो उसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो SIF प्रोडक्ट में सेबी का मैंडेट के हिसाब से 25% ऑफ द पोर्टफोलियो फंड मैनेजर सेल कर सकता है, शॉर्ट सेल कर सकता है। यानी म्यूचुअल फंड का ड्रॉबैक क्या होता है कि अच्छे बाजार में म्यूचुअल फंड अच्छा करेगा, खराब बाजार में म्यूचुअल फंड डाउन भी जाएगा, ठीक है ना। तो SIF में ये प्रोविजन है कि अप टू 25% ऑफ द पोर्टफोलियो फंड मैनेजर शॉर्ट सेल करके पैसा कमा सकता है। तो ये बेसिकली क्या होगा, करेगा कि आपका डाउन साइड मार्केट में भी थोड़ा सा आपका रिटर्न ठीक कर देगा ये SIF। यानी वो 10 लाख को अलॉट कर देगा डिफरेंट डिफरेंट में, कुछ डेब्ट फंड में लगा देगा, कुछ हाइब्रिड में लगाएगा, कुछ को ये बेच करके, यानी मूव कराएगा उस चीज को, मूव कराएगा। और म्यूचुअल फंड में जैसा होता है कि पूरा भी वो कर सकता है, ट्रांसफर करता है, वो यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है 25% पे। करेक्ट। म्यूचुअल फंड में शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है, नहीं है, म्यूचुअल फंड का यहाँ अलाउड है, और वो भी 25% तक की, 25% ओनली। अच्छा, इसे परचेस कैसे करेंगे, जैसे ये SIF कैसे परचेस किया जा सकता है? म्यूचुअल फंड की तरह ही। अच्छा, म्यूचुअल फंड की तरह ही, इसमें सिर्फ वही है, मिनिमम टिकट साइज 10 लाख है, और ये नया प्रोडक्ट कैटेगरी है, सितंबर 2025 में लॉन्च हुआ है। अभी सारी म्यूचुअल फंड कंपनी SIF के प्रोडक्ट्स धीरे धीरे करके लॉन्च करना शुरू किया है। अभी 4-5 कंपनियों का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, और आने वाले 1-2 साल में सारे कंपनी अपने अपने SIF के प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगी। तो ये नया कैटेगरी है, बट
जरूरी नहीं है ये सबके लिए सही है। हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये होना जरूरी नहीं है। कैसा है, अभी किसी का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 50-60 लाख के ऊपर का ऑलरेडी हो चुका है, उसको 10 लाख का डाइवर्सिफिकेशन एक लेना है तो कर सकता है। बट आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो खाली 10-15 लाख का है और आप SIF में डालना चाहोगे तो वैसा नहीं करना चाहिए, एडवाइजेबल नहीं है। नहीं है। तो वही है, अच्छा, मतलब ये कि लॉन्ग टर्म हॉरिजन के लिए फायदेमंद है ये चीज, ऐसा ही है। लॉन्ग टर्म के लिए ही, मिनिमम 5 to 7 years अगर देंगे तो ही फायदेमंद है। 2 साल 3 साल में, क्योंकि क्या होता है, आपको एक पूरा मार्केट साइकिल देखना होता है। मार्केट साइकिल जनरली 5 से 7 साल का होता है। तो पूरा साइकिल आप अगर फंड डाल के रखोगे, अप साइकिल मिला, डाउन साइकिल मिला, एक साइडवेज रेंज वाला मार्केट मिला, जैसे अभी है 2 साल से कुछ रिटर्न नहीं बना है, तो ऐसे मार्केट में ये SIF रिटर्न अच्छा बना के देगा। तो मिनिमम 5 to 7 years का होराइजन है तो ही कंसिडर करें। प्लस आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी सिग्निफिकेंटली है, 50-60 लाख का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में है, तब SIF आपके पोर्टफोलियो में फिट बैठेगा, नहीं तो नहीं। 20-25-30 लाख रुपए किसी का उसका भी नहीं करेगा। प्रॉब्लम क्या है ना कि म्यूचुअल फंड आपका पोर्टफोलियो 20-25 लाख का है और सामने ये 10 लाख इधर डाल रहे हो, तो प्लस आपका टाइम होराइजन तो लॉन्ग टर्म ही है ना। तो वो भी कैसा है, फिर से आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा है तो शायद आपके लिए ठीक बैठता हो। वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा। जी, थैंक यू जी। और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लें दीपेश जी से। सर, इक्विटी के लिए अगर हमें कोई शेयर परचेज करना है तो उसमें ध्यान क्या रखना चाहिए? डायरेक्ट शेयर अगर आप परचेस करते हैं ना, तो उसमें काफी चीजें देखनी होती हैं। कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कंपनी कौन से सेक्टर में है, उस सेक्टर में क्या चल रहा है, ये और प्लस मैनेजमेंट का क्या व्यू है, मैनेजमेंट अच्छा है, क्लीन मैनेजमेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीजें इंडिविजुअली आप 1, 2, 4, 10 कंपनी का शायद ट्रैक कर भी लोगे। बट होता क्या है ना कि हमारा भी लिमिटेशन होता है, हम कंपनी के कितना ट्रैक करेंगे, कितने रेशियोज ट्रैक करेंगे। तो इसीलिए जो जैसे प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाला चीज है ना, म्यूचुअल फंड एक आपको जरिया देता है कि म्यूचुअल फंड का वो प्रोफेशनल, उसका काम ही वो है ये सब चीजों का रिसर्च करना, ये सब चीजों कंपनी मैनेजमेंट से बात करना, उसके प्रॉफिट को ट्रैक करना, उसका ग्रोथ क्या है, सेक्टर का ग्रोथ क्या है। तो इंडिविजुअली आइडियली अगर आप इतना टाइम डिवोट कर सकते हो और रिसर्च खुद से कर सकते हो तो करिए। बट अदरवाइज मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड वाला रूट थोड़ा ठीक रहता है, जहां पे आप रिस्क भी थोड़ा कम करते हो और लिमिटेड अमाउंट में आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेते हो। अब फॉर एग्जांपल आपको 10,000 रुपया निवेश करना है, आप एक ही स्टॉक में करोगे तो आपको लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे। वही पैसा आप अगर म्यूचुअल फंड में डालते हो, वो म्यूचुअल फंड वाला जो है अपने पोर्टफोलियो में 50 से 60 स्टॉक्स लेता है। तो विथ 10,000 रुपीज आपको एक्सपोजर मिल रहा है 50 कंपनी में, जबकि आप खुद से स्टॉक लेने जाओगे आप 2, 4 या 5, ज्यादा से ज्यादा 5 स्टॉक ले पाओगे। सही है। तो म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है इक्विटी की जगह, तो वो सेक्टर सिलेक्ट करना अच्छा है या वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सिलेक्ट करेंगे ना, सेक्टर में क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने IT सेक्टर में डाल दिया होता पैसा, ठीक है, अब पिछले 2 हफ्ते में IT सेक्टर 20% डाउन है, तो कंसंट्रेशन रिस्क हो गया ना। तो आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड में भी कैटेगरी है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, राइट, और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स है। तो जो इक्विटी डेट दोनों में डालते हैं, मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड है कि इक्विटी में भी डालता है, डोमेस्टिक इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी, गोल्ड और डेट, इस सब में भी डालता है। तो म्यूचुअल फंड में आपके पास नंबर ऑफ एसेट क्लासेस भी डिफरेंट हैं। और आप जैसे आपका सवाल था कि इसमें सेक्टर में डालना चाहिए या डाइवर्सिफाइड, तो डाइवर्सिफाइड में डालना चाहिए, तो आपका रिस्क स्प्रेड आउट हो जाता है। दीपेश जी, थोड़ा सा ये फोकस फंड्स, हाइब्रिड और हाइब्रिड फंड, फोकस फंड और फ्लेक्सी फंड्स के बारे में बता दीजिए हमारे सभी साथियों को। जी, सो फ्लेक्सी कैप सबसे अच्छा कैटेगरी है, ठीक है। फ्लेक्सी कैप का उसमें क्राइटेरिया क्या है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों सेगमेंट में फंड मैनेजर जहां उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलता है वहां पैसा डालेगा,
ठीक है, उसमें कोई भी सेक्टर हो सकता है, कोई भी मार्केट कैप का हो सकता है, जहां पे फंड मैनेजर को अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखती है पैसा बनाने की, वो वहां पे डालेगा। तो फंड मैनेजर के पास फुल फ्लेक्सिबिलिटी है, इसीलिए उसका नाम फ्लेक्सी कैप है, राइट। तो ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स होते हैं, जो आपको हर मार्केट सिनेरियो में आपको ठीक ठाक रिटर्न बना के दे सकते हैं। तो वो किसी भी पोर्टफोलियो, अगर कोई भी निवेश शुरू कर रहा है तो वो फ्लेक्सी कैप अगर रखना चाह रहा है तो कर सकता है। फोकस्ड फंड जो है, फोकस्ड फंड इज वेरी सिमिलर टू अ पीएमएस। पीएमएस में क्या होता है, आपको 25 से 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के देता है फंड मैनेजर, बट उसमें मिनिमम टिकट साइज 50 लाख रुपए की है। जी। जबकि फोकस्ड फंड जो म्यूचुअल फंड का कैटेगरी है, उसमें भी रेगुलेशन क्या बोलता है कि 25 से 30 स्टॉक का ही पोर्टफोलियो रहेगा। फोकस्ड म्यूचुअल फंड जो कैटेगरी है, उसमें फंड मैनेजर 25 से 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें भी जनरली ये लोग डाइवर्सिफाई करने को देखते हैं कि थोड़ा लार्ज कैप ले लिया, थोड़ा मिड कैप ले लिया, बट इधर क्योंकि आपका पैसा सिर्फ 25 स्टॉक में है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है कि अभी 25 में से 2-4 कंपनियां खराब कुछ परफॉर्मेंस आ गया तो आपका पोर्टफोलियो पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। और जबकि मान के चलो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, उसने लिया है 60-70 स्टॉक्स, तो 2-4 स्टॉक खराब हुए तो उसको इंपैक्ट थोड़ा कम आएगा वहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सी में। हाँ, राइट। अपने मूव करने के पैसे को मूवमेंट ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा अच्छा फ्लेक्सी, तो फ्लेक्सी ज्यादा बेहतर रहेगा। फ्लेक्सी ज्यादा बेहतर है। और कोई समझिए निवेश फ्लेक्सी में भी रिस्क तो है, क्योंकि वो स्मॉल और मिड कैप भी ले रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर कोई नया निवेशक है, सब अभी समझो निवेश शुरू किया है, इक्विटी की वॉलेटिलिटी जिसको पता नहीं है, उसके लिए एक तो हाइब्रिड कैटेगरी जो आपने बोली, वो एक अच्छा कैटेगरी है। हाइब्रिड कैटेगरी में क्या होता है कि उसमें भी डिफरेंट है, एक एग्रेसिव हाइब्रिड है, एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड है। एग्रेसिव हाइब्रिड में मैंडेट ये है कि 65% इक्विटी में रहेगा, मिनिमम 65% इक्विटी रहेगा, और अप टू 20-25% डेट में रहेगा। डेट यानी फिक्स्ड इनकम। तो वो फिक्स्ड इनकम आपको 6-7% रिटर्न देगा, और इक्विटी जो है वो वोलेटाइल रहेगा। बट सिर्फ फ्लेक्सी कैप से हाइब्रिड कैटेगरी थोड़ा कम रिस्की है। रिस्की तो है बट कंपैरेटिवली थोड़े कम रिस्की है। तो कोई नया निवेशक है जिसको इक्विटी का उतार चढ़ाव ज्यादा देखा नहीं है, जिसने तो शुरुआत कर रहा है, तो हाइब्रिड कैटेगरी से इन्वेस्ट करेगा तो उसके लिए बेटर रहेगा। और किसी साथी को कोई सवाल पूछना हो? अंकित जी, आपने आपको वीडियो ऑन कर लीजिए। अंकित जी, सर ने काफी कुछ डिस्क्राइब इतना अच्छे से कर दिया। हाँ बहुत अच्छे। फिर पृथ्वी जी से फिर वोट ऑफ थैंक्स के लिए पृथ्वी जी आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। पृथ्वी जी। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। आज की सुंदर सी वाणी में आपने बहुत अच्छे से समझाया हम सभी को। हम आज हमारे इस अवकाश प्लेटफॉर्म की वेबिनार से 318वीं वेबिनार के समापन सत्र में आपका स्वागत करते हैं। सर, आपके सम्मान में हम हमारी तरफ से, हमारे समस्त संगठन तरफ से, हमारे सभी आदरणीय मित्रों की सब तरफ से 2 शब्द कहना चाहेंगे सर। चलो अपने सफर की शुरुआत करते हैं। चलो आज अपने सफर की शुरुआत करते हैं, प्रभु की कृपा से जिंदगी को बेहतर करते हैं। आज आगाज है ज्ञान का श्री दीपेश जी की वाणी से, और ऐसी गरिमामयी वाणी से हम अपने जीवन को बेहतर करते हैं। थैंक यू सर। हम सभी आदरणीय मित्रों की ओर से, समस्त अधिवक्ता मित्रों की ओर से, समस्त संगठन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके लिए माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वो आप पर ऐसी कृपा बनाए रखे, अपनी कृपा बनाए रखे, और आप जब सब सर आपको समय मिले, आप ऐसे ही हमारा समस्त मित्रों का ज्ञानवर्धन करते रहे सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आभार। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये हमारे लिए आज एक्चुअली में थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक था, पर बहुत अच्छा टॉपिक था सर। मतलब लर्निंग के लिए हमारा शेयर से जो म्यूचुअल फंड वगैरह था, और हम देख रहे थे सर हमारे सीनियर जैसे संजय जी हो गए, बहुत रुचिपूर्वक अंकित जी क्या ध्यान से सुन रहे थे सर आप आज।
बहुत आनंद आया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। इस समापन को पुनः हम आगे बढ़ाते हुए आज हमारे आदरणीय अंकित गर्ग जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पुनः कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय अजय अग्रवाल सर जी का भी बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार आपका। इस शाम की बेला में इस कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय संजय भटनागर सर का भी सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समापन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय गुरु संजय शर्मा जी सर का भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। वो अवेलेबल नहीं रहते पर हमारे लिए हमारे कास्ट के उसमें व्हाट्सएप पे हमेशा उनके सुंदर से वो आते रहते हैं सर, उनकी कलम चलती ही रहती है हमारे लिए। धन्यवाद सर, उनका भी बहुत बहुत आभार। पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे शैलेश विश्वकर्मा जी आज शायद कहीं बिजी होंगे, दिखे नहीं, उनका भी हम सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। समापन की इस पावन कड़ी को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे सबके आदरणीय परम आदरणीय हर्ष शर्मा जी सर का सभी मित्रों की ओर से बहुत बहुत आभार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उन्हीं की यह सोच है जो हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं, इस ज्ञान की गंगा में गोते ले रहे हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। समापन की पुनः कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वेबिनार को सफल बनाने वाले हमारे समस्त आदरणीय मित्र अधिवक्तागण मातृशक्ति जो इस वेबिनार में शामिल हुए और उनने बहुत शांतिपूर्वक आज के हमारे सुंदर से वेबिनार को श्री दीपेश जी की डागा जी की वाणी से सुना और अपने को कृतार्थ करा। हम ऐसे सभी आदरणीय अधिवक्ता मित्रों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और सभी को धन्यवाद करते हुए समापन के अंत में हम जैसे हमारी विधि है हम अपने स्थान पर राष्ट्रगान करते हैं, तो सभी से गुजारिश करते हैं कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाये तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आज का अंकित जी बहुत अच्छा लगा होगा प्रोग्राम आज का। हाँ जी सर, बढ़िया रहा सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम था अच्छा रहा है आज की सर। योजना बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा रहा सर आज का। संजय सर बहुत बढ़िया था, आज बता रहा हूँ। जी दुर्भाग्य है वकीलों का, देखिए इतना बढ़िया प्रोग्राम सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे स्पीकर आज भेजे हम लोगों के लिए। कह रहा हूँ इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतने अच्छे स्पीकर, 3 साल बाद सर से मौका मिला है, 6 साल में दूसरी बार मौका मिला सर से आज। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। हाँ जी, बड़ा अच्छा। चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगले क्लास में नए मुलाकात होगी नए स्पीकर साहब के साथ, नए गुरु के साथ। टिल देन बाय बाय। क्या हुआ?